हाँ जी, गुड आफ्टरनून। राजस्थान में पुरातत्व का जनक कौन था? सीए हैकेट को कहाँ कहाँ से हैंडेक्स मिली? जयपुर और इंद्रगढ़। सेटनकार को, बी आलचीन को। सबसे पुराना केंद्र कौन सा है? कौन से जिले में? कौन सी नदी के किनारे? प्राचीन सभ्यताओं का उत्खनन किसने किया? वीरेंद्रनाथ मिश्र। कौन सी जगह का किया? महासतियां। क्या क्या प्राप्त हुआ उसको? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, कृषि, तांबे की छेद वाली सुई। बाड़मेर में सेंटर कौन सी नदी के किनारे? किसने उत्खनन किया? क्या क्या चीजें मिली हमें वहां से? लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन, अग्निकुंड। बाड़मेर में एक और सेंटर, पचपदरा। एक अजमेर में, बुढ़ा पुष्कर। दो नागौर में, जायल और डीडवाना। ताम्र पाषाण का अधिकतर केंद्र कौन सी नदी के किनारे? इसलिए उसे क्या कहते हैं? बनास सभ्यता। मुख्य केंद्र आहड़, इसलिए क्या कहते हैं? और इसकी खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल। प्रमुख केंद्र कौन सा था? आहड़। कौन से जिले में? कौन सी नदियों के किनारे? आइडिया, बेड़च। इसके पुराने नाम क्या कहते? अघाटपुर और आठपुर। और इसका स्थानीय नाम? उत्खनन किस किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, हंसमुख धीरज सांकलिया। ये कैसा केंद्र था? व्यापारिक केंद्र था। इसका संबंध विदेश सभ्यता से था। यहाँ पे कौन सी भट्टियां मिली है? इसलिए क्या? कौन सी नगरी? कौन सा उद्योग? कौन से मृद भांड जिनको क्या कहते थे वजन तोलने के लिए? अफगानिस्तान से, ईरान से। बिना अत्ते का जलपात्र, ग्रीस या ग्रीक का। अपोलो के चित्र वाला सिक्का मिला है। और खेती होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है? बुल टेराकोटा। बैल की मण मूर्ति। सब के साथ एक जगह से कितने चूल्हे जो किस तरफ इशारा करते हैं? संयुक्त परिवार या सामूहिक भोज। एक चूल्हा कैसा है? मसालों के लिए। क्या क्या खाते थे? गेहूं, चावल और ज्वार खाते थे। ईंटें कैसी है? उनको मजबूती के लिए। और नींव किसकी बनी हुई है? गिलूंड कौन से जिले में? उसका उत्खनन किस किसने किया? बीबी लाल, वीएस सिंधे, ग्रेगरी पौसल। कैसी ईंटें? कितने प्रकार के मृद भांड? मिट्टी के, पत्थर की, हाथी दांत की। बालाथल कौन से जिले में? उत्खनन करता कौन थे? वीरेंद्रनाथ मिश्र। किसकी भट्टियां? 11 कमरों का पानी के लिए, हाथ से बुना हुआ। कौन सी सभ्यता से कॉन्टेक्ट था? ओजियाना कौन से जिले में? भीलवाड़ा में उत्खनन किस किसने किया? आलोक त्रिपाठी। किसकी मण मूर्तियां? गाय व बेल। कांस्य युग के अधिकतर केंद्र कौन सी नदी के पास से मिले? सिंधु। इसलिए क्या बोलते हैं? सिंधु घड़ी सभ्यता। पहला केंद्र, इसलिए क्या बोलते हैं? बाद के केंद्र किसके पास? इसलिए क्या बोलते हैं? अपने राजस्थान में सेंटर कौन सा? कौन से जिले में? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कौन सी नदी के किनारे? इसका सर्वे किसने किया? इस पहली बार जानकारी किसने दी? एलपी तेसितोरी कहाँ का था? इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष। कब की? उत्खनन करता कौन कौन थे? बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे उत्खनन करता थे। और ऐसा कैसा सेंटर एक पाकिस्तान में मिला? कौन सा? कितने स्तरों का उत्खनन किया गया? पहले 2 स्तर, बाद वाले 3। शहर कितने भागों में बंटा हुआ था? पश्चिमी भाग क्या कहलाता? दुर्ग में क्या बने होते? पूर्वी भाग क्या कहलाता? उसमें क्या बने होते? दोनों भाग अलग अलग 4 दीवारी से गिरे हुए थे। दक्षिणी पूर्वी दिशा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत। एक साथ एक घुसते कॉलोनी में क्या बना हुआ था? मकान कैसे? ईंटों के। लेकिन वो कच्ची ईंटें कैसी है? ऑर्नामेंटल है, अलंकृत ईंटें हैं। और स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का। नालियां किसकी मिली है? लकड़ी की नालियां मिली है। जो हमें अग्निकुंड कितने मिले? समाधान बरियल्स कैसे मिले? युग्मित समाधान मिले हैं। एक खोपड़ी मिली है जिसमें जो किस तरफ इशारा करती है? इंसेफेलाइटिस और सर्जरी, शल्य चिकित्सा या मस्तिष्क शोध। एक बैल की मण मूर्ति कैसी मिली है? एक मुहर मिली है, वो कैसी है? कैसी? बेलनाकार, जो किस तरफ इशारा करती है? मकानों में दरारें क्या बताती है? बीकानेर के आसपास की सभ्यता क्या कहलाई? अमलानंद घोष क्या कहता है इसके लिए? यह हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल है। और क्या कहा जाता है इसे? कालीबंगा प्रथम। इसके 2 केंद्रों के नाम बताओ? सावनिया और पुगल। मत्स्य महाजनपद का इलाका कौन सा था? या सॉरी, वो बताओ, वैदिक काल के 3 सेंटर बताओ कौन कौन से? अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा और चक 64। मत्स्य महाजनपद का इलाका? अलवर और जयपुर। और इसकी जानकारी? ऋग्वेद। राजधानी
जानकारी कौन कहता है महाभारत के बाद ये शक्तिशाली हो गए थे? गोपीनाथ शर्मा। किससे हारे, किससे मिल गए? सूरसेन महाजनपद का क्षेत्र भरतपुर और अलवर, राजधानी और कुरु महाजनपद का क्षेत्र अलवर का उत्तरी भाग, राजधानी इंद्रप्रस्थ। सीवी जनपद का क्षेत्र राजधानी माध्यमिका या नगरी। खोज किसने की? कार्लाइल ने। ये राजस्थान का पहला उत्खनन स्थल है, किसने किया? डी.आर. भंडारकर और के.बी. सौंदरराजन। कौन से धर्म का केंद्र था? बौद्ध। इसकी जानकारी कौन कौन सी किताबों में? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, महाभारत, बड़लिया बिले। अष्टाध्यायी किसकी किताब है? महाभाष्य किसका है? बड़लिया बिले। कौन से बीसी का है? कौन से माता जी के मंदिर से? किसको मिला? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कब मिला? यह राजस्थान का सबसे कौन से सम्मत में लिखा गया? वीर निर्माण सम्मत 84। कब लिखा गया? और अभिलेख के अनुसार माध्यमिका कैसा केंद्र था? मालव जनपद के क्षेत्र टोंक और जयपुर, राजधानी। सभ्यता क्या कहते हैं? यहाँ के सिक्के कहां कहां से मिले? रेड को प्राचीन भारत का, उसका उत्खनन किसने किया? केदारनाथ पुरी। किसने किया? योद्ध जनपद का क्षेत्र। योद्धों ने किसको हराया? कौन सी उपाधि धारण की? रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? गिरनार या अच्छा सालवा जनपद का क्षेत्र। किससे पंगा लेते रहते थे? अर्जुनयन महाजनपद का क्षेत्र, राजन ने महाजनपद का क्षेत्र। मौर्य काल का मुख्य सेंटर। कितने अभिलेख मिले? कौन से राजा के? पहला अभिलेख कौन सी पहाड़ी से? किसको मिला? कब मिला? क्या कहते हैं इस अभिलेख को? इसमें अशोक को क्या कहा गया? मगध का राजा। क्या कहा गया? तुम मरे मरे से क्यों बोलते हो? खाना वाना नहीं खा गया? खा गया तो इस टाइम है तो यूं जोर है ही नहीं आप में कोई। मुझे लगता है मैं आपसे तेज बोलता हूं ना, बिना माइक के। आप इतने धीरे धीरे से बोलते रहते हो, मैं बिना माइक के बोलता, तेज बोलता। चलो आगे। समझ में तो आ रही है चीजें? ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रही। क्यों जबरदस्ती पढ़ रहे हो? जबरदस्ती पढ़ रहे हो कि अब आ ही गए सर क्या करें? और सुनो, देखो उसी अभिलेख में लिखेंगे है ना, दो चार बातें लिखते हैं। प्री की जो तैयारी करते हैं ना, उनमें बहुत कम, बहुत रेयर लोग होते हैं जो वैकेंसी से पहले आ जाते हैं। वरना प्री वालों के लिए मैं हमेशा कहता रहता हूं कि प्री वाले टाबर बरसाती मेंढक होते हैं कि तैयारी तो उनको करनी नहीं होती है। प्री की वैकेंसी आती है तब आसपास से माहौल सुनते हैं कि यार कोई ना कोई नौकरी तो लगनी है, तो कोई कहता है प्री की वैकेंसी आ रखी है, इसलिए वो हमें आके गुप्त दान देता है। क्या देता है? पता उसको भी होता है सिलेक्शन नहीं होगा, पता हमें भी होता है कि सिलेक्शन तो इसका। आप बहुत इस मामले में बहुत समझदार लोग हो कि वैकेंसी के आने से पहले से हो, इसलिए पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई अब आए गए अब भी आपका मन नहीं लगता है, वरना जो प्री के बाद आते हैं उनका मन कम ही लगता है। रेयर परसेंटेज होता है, अच्छे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बैच ही वैसा होता है, पर कम परसेंटेज होते हैं। जबकि ये कि आप फाउंडेशन वाले बैच के अंदर देखोगे तो उनके अंदर बच्चे ज्यादा अनुपात के अंदर मिलेंगे। जब पिछली बार हमने रिजल्ट भी देखा तो हमने देखा कि फाउंडेशन वाले बैच से मतलब बच्चे वैसे सिलेक्ट थे कि फाउंडेशन का मतलब जो प्री से पहले से लगे हुए तैयारी में कि ये एक बेंच है, इस बेंच पे 4 बच्चे बैठे, चारों सिलेक्ट हो गए। तो खूब सारे ऐसे यूं बच्चे सिलेक्ट हुए थे कि पूरी की पूरी बेंच ही सिलेक्ट हो गई, सारे के सारे दोस्त थे जीते सारे सिलेक्ट हो गए, और सब भी अच्छी रैंक पे। ये भी नहीं कोई बाद में पीछे चला गया और चला गया, सब अच्छी रैंक पे और हो गए। तो सिंपल सा रीजन था कि यार ये लोग उस समय तैयारी लग गए थे जब वैकेंसी भी आई नहीं। भाई वैकेंसी आने के बाद तो हर कोई धूल में लठ मारता है। आप पहले पढ़ाई शांति काल में ही होती है। पढ़ाई कब होती है? वैकेंसी आने के बाद तो धड़कने बड़ी भी रहती है, फिर तो याद वही भूल जाता है आदमी। मन लगता है ये अब पेपर आया, अब पेपर आया, अब पेपर आया। शांति काल में कोई जितना पसीना बहाता है, युद्ध काल में खून उतना कम बहता है। ये ऐसा ही, ये तो सेम ही है। मतलब तू सोच के ऐसा ही है? अरे सोच तो बड़ा, कम से कम धूड़ खावनी, दोबा भर भर खावनी, दोहरा माथे बैठ रखावनी, क्या ऐसा ही सोचता रहता है। चलो इसी में आगे लिखते हैं ना। इस अभिलेख के अंदर अशोक एक लाइन लिखवाता है। अशोक लिखवाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। क्या लाइन लिखवाता है बताओ देखे? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, धम्म की शरण में।
भगवान बुद्ध की बातें मानो। भगवान बुद्ध एक कोचिंग खोल के गए थे, भगवान बुद्ध की कोचिंग का नाम क्या था? जहां भगवान बुद्ध से लोग पढ़ने के लिए आते उसको क्या बोलते हैं? संघ। जो आगे भगवान बुद्ध के चेलों ने चलाई। पहली बात तो बुद्ध की बात मान लो, और किसकी बात मान लो? संघ। फिर अशोक ने, मैंने बताया था, अभिलेख लगवाए, और अभिलेखों में लगवाया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, डूज और डोंट लिखवाए थे उनके अंदर, तो उसको बोलते हैं धम्म। क्या बोलते हैं? अशोक ने कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करवाया, एक आचरण संहिता तैयार करवाई, लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? धम्म। तो अशोक कहता है कि बुद्ध की बातें मानो, संघ की बातें मानो और धम्म की बातें मानो। किस किस की बातें मानो? बुद्ध की, संघ की, और इससे ये पता चला, इस अभिलेख को बाद पढ़ने के बाद पता चला कि अशोक खुद बौद्ध था। अशोक खुद क्या था? कोई पूछेगा अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था, कौन से अभिलेख को पढ़ के आप बता सकते हो? बाबरू। कैसे बता सकते हो? साफ साफ लिखा है उसने, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, और धम्म। तो अशोक किस किस में विश्वास व्यक्त कर रहा है बताओ देखे? बुद्ध में, और किस में? संघ में, और किस में? लिख लो, इसी में लाइन कंटिन्यू करना कल वाले में। अशोक बुद्ध, संघ तथा धम्म में विश्वास व्यक्त करता है। अशोका बिलीव्स इन बुद्धा, संघ एंड धम्मा। अशोक बुद्ध, संघ तथा धम्म में विश्वास व्यक्त करता है। अशोका बिलीव्स इन बुद्धा, संघ एंड धम्मा। अशोक बुद्ध, संघ तथा धम्म में विश्वास व्यक्त करता है। अशोका बिलीव्स इन बुद्धा, संघ एंड धम्मा। कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड, दिलीप सर की बातें मानो, स्प्रिंग बोर्ड की बातें मानो। आगे समझ में? भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों के लिए जो एक स्थापित की थी संस्था, उसको बोलते हैं संघ। तो क्या क्या तीनों बताओ तो किस किस में विश्वास व्यक्त करता है? बुद्ध, संघ और इवन इसमें तो अशोक ये और कहता है कि लो बौद्ध धर्म की किताबें बताता हूं मैं, सिलेबस बताता हूं, 7 बौद्ध पुस्तकों की जानकारी देता है। कितनी बौद्ध पुस्तकों की? लिख लो, इस अभिलेख से 7 बौद्ध पुस्तकों की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट 7 बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इस अभिलेख से 7 बौद्ध पुस्तकों की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट 7 बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इस अभिलेख से 7 बौद्ध पुस्तकों की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट 7 बुद्धिस्ट टेक्स्ट। 7 बौद्ध पुस्तकों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो एक अभिलेख है अशोक का। अशोक का पहला अभिलेख कौन सी पहाड़ी से मिला? बीजक। कब मिला? 1837। किसको मिला? कैप्टन भाबरू गांव में रखने की वजह से क्या बोलते हैं? भाबरू अभिलेख। अशोक को क्या बताया गया? मगध का राजा। अशोक किस किस में विश्वास करता है? बुद्ध, संघ और धम्म। और कितनी बौद्ध पुस्तकों की जानकारी? अशोक कहता है ये पढ़ लो तो आपका सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब दूसरा अभिलेख लिख लेते हैं, बी लिखो। सुन लो, ये अभिलेख मिला था 1871 के अंदर कार्लाइल को। किसको मिला था? कार्लाइल पढ़ा था हमने। ये उसको मिला था भीम पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से मिला? अब देखो और मैं बात बताता हूं, विराट है विराटनगर एक ही चीज है ना। मैंने आपको बताया विराटनगर की जानकारी मिलती है महाभारत। कहां से मिलती है? इसलिए हम पहाड़ी का नाम है भीम। पहाड़ी का नाम क्या है? इसका मतलब वो भीमन कभी आए होंगे तो उनके नाम पर यहाँ पे पहाड़ी का नाम हो गया। तो अपने महाभारत की जानकारी, महाभारत में अपने राजस्थान की कई जगह की जानकारियां। ऐसे एक चित्तौड़ में एक तालाब है, उस तालाब का नाम है भीमलथ। क्या नाम है? भीम ने लात मार के तालाब बनाया, इसलिए तालाब का नाम क्या है? भीमलथ। इसलिए हम पढ़ते हैं कि माध्यमिका की जानकारी महाभारत में। कल पढ़ा हमने माध्यमिका की जानकारी किसमें? महाभारत। माध्यमिका कहां पे पढ़ता है? तो ये जहां जहां पर महाभारत की जानकारी, इसका मतलब वहां पांडवों के नाम से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। विराटनगर के पास से नदी निकल रही है, बाण गंगा। अर्जुन ने बाण मार के गंगा निकाली, इसलिए नदी का नाम क्या पड़ गया? याद रहेगी बातें थोड़ी, लिखो। 1871 ईस्वी में, इन 1871 एडी, 1871 ईस्वी में, 1871 एडी, कार्लाइल को भीम पहाड़ी से अशोक का दूसरा अभिलेख प्राप्त हुआ था। कार्लाइल फाउंड सेकंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फ्रॉम भीम हिल। कार्लाइल को भीम पहाड़ी से अशोक का दूसरा अभिलेख प्राप्त हुआ था। कार्लाइल फाउंड सेकंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फ्रॉम भीम हिल। कार्लाइल को भीम पहाड़ी से अशोक का दूसरा अभिलेख प्राप्त हुआ था। भीम पहाड़ी से क्या प्राप्त हुआ था?
दूसरा अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो एक तो बेराट किस बात के लिए फेमस है कि बेराट से अशोक के क्या मिले हैं? दो। दूसरे वाला सामान्य अभिलेख है, जैसा भारत में बाकी अभिलेख मिले अशोक के, वैसा वैसा अभिलेख दूसरे वाला। पहले वाला थोड़ा अलग था कि उसमें 3 जानकारियां अलग है। एक जानकारी का अशोक को क्या बताया गया? मगध का राजा। दूसरा है कि अशोक कौन से धर्म को मानने वाला है? बौद्ध। और बौद्धों की कितनी किताबें हैं? 7। दूसरे वाला नॉर्मल अशोक कहता है भाई मैं संघ में शामिल हो गया हूँ, आजकल मैं ये अच्छा काम करता हूँ, तुम भी अच्छे काम करो, सामान्य सी जानकारी दे रहे हैं। 2 अभिलेख है उसके। एक कभी एक बंदे का आपने नाम सुना हो? सुना कभी ना? कौन था? एक चाइनीज ट्रेवलर था, बौद्ध धर्म के पढ़ने के लिए भारत आया था। पहले बौद्ध धर्म के बारे में किसी को भी जानना होता तो वो कहां पे आया करते? इंडिया। चाइना में बौद्ध धर्म था, उनको बौद्ध धर्म की कोचिंग लेनी थी तो वो इंडिया आया करते। तो एक बंदा है हवेनसांग, वो अपने इंडिया है। ये उन जगह पे गया था जहां जहां बौद्ध धर्म की जानकारियां मिल सकती थी। बौद्ध धर्म की जानकारी बेराट में है। बेराट में बौद्ध धर्म की जानकारी इसीलिए अशोक लिखवा रहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये अपने बेराट आके गया था। कौन है ये? चीनी यात्री। क्या नाम है इसका? नाम तो अपने को पता ही नहीं चला क्या है इसका। कई जगह नाम आता है, ये कई जगह इसका नाम आता है, कई जगह इसी आदमी का नाम है, कई जगह इसी आदमी का नाम है। क्या नाम है? तो अपने इतिहासकार अभी तक तय नहीं कर पाएगी हवेनसांग था, वेनसांग था, स्वेंतसांग था, युआनचुआंग था। अब चाइनीज नाम है यार, चाइनीज नाम अपने को कहां से आ जाते? तो अपने वाला तुक्को मारे, किसी ने कुछ ही निकाल लिया यार, कुछ ही ने कुछ ही निकाल। अब चाइना वालों के इसको बोलते हैं वो सी XI, सी जिनपिंग। राष्ट्रपति है सी जिनपिंग, तो उसकी स्पेलिंग ये है। सी जिनपिंग अपने भारत आया, अहमदाबाद आया था एक बार, तो बेचारी दूरदर्शन वाली एंकर समाचार पढ़ रही थी। टीवी वाले एंकर समाचार पढ़ते हैं, तो आप टीवी वाला एंकर को देखना, समाचार पढ़ते हैं तो उनके सामने एक पट्टी चलती है, पट्टी को देख देख के पढ़ते, इसलिए कभी देखना वो ना आंखों को नहीं झपकाते, वैसे ही बोलते रहेंगे। चीन के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की जाएगी। इस वार्ता के दौरान कृषि, रक्षा और वित्त से संबंधित कई मुद्दे सुलझाए जाएंगे। लगातार उसको देख के बोलेंगे, भाई आंखें झपकाती तो पट्टी चली जाएगी। वो बेचारी इंग्लिश वाली बोल रही थी, तो उसने कहा कि चाइनीज प्रेसिडेंट, अब अचानक ये आगे आगे, उसे लगा अब इसको क्या बोलूं, अब भूल गई सी जिनपिंग, उसने कहा चाइनीज प्रेसिडेंट 11 जिनपिंग। फिर दूरदर्शन वालों ने उसको निकाल दिया था। उसने कहा मेरी क्या गलती है, हाँ अब तुमने नाम ऐसे लिखते हो तो हम क्या करें। तो मैं 12th क्लास में केमिस्ट्री की ट्यूशन जाया करता, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जाते। तो केमिस्ट्री में आप में से जिन किसी के पास में रही होगी तो 2 होते, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले वो जो समीकरण वगैरह होती है वो याद नहीं होते, नाम होते 6 बीटा थीटा एल्डिन एल्डिहाइड, ऐसे लंबे लंबे नाम होते। तो मैंने एक दिन उन सर को कहा, केमिस्ट्री वाले सर को, सर इतने बुरे बुरे नाम है। तो उन्होंने कहा कि यार ये नाम का तो तरीका होता है, मैं तेरे को नाम का तरीका बता दूंगा, ऐसे ऐसे नाम बन जाएंगे। फिर उन्हें मजाक में पूछा कि ये तेरा नाम ऐसा क्यों है, राजवीर क्यों है तेरा नाम। तो मैंने कहा सर वो तो पंडित जी ने आगे कहा कि रै पे नाम रखो, पापा को लगा ये नाम अच्छा है तो पापा ने ये रख दिया मेरा नाम। और पास में हमारे सिखों के घर ज्यादा थे, सिखों के बच्चों के सबके नाम वीर वीर ही हुआ करते थे, गगन वीरन, पवन वीरन, राज वीरन, जय वीरन, तो हमारे नाम के पीछे वीर चिपक गया। तो उन्होंने कहा देख नाम का तरीका होता है ना, क्षेत्र का होता है, पंडित जी बताते हैं, राशि बताते हैं, ग्रह होते हैं। मैं हाँ सर ये तो होता है, कैसे कैसे साइंस में भी होते हैं, ये सारे बॉन्ड देखने पड़ेंगे, इनके आधार पर ये बनता है समीकरण, कौन सी बनती है, फिर नाम बनते हैं। फिर वो ये मजाक में कहते हैं तुझे पता है चाइना में नाम कैसे रखते हैं। मुझे क्या होता है चाइना में कैसे रखते हैं, कि चाइना में जब टाबर पैदा होता है ना तो ऊपर से चमचा गिराते हैं, चुंग चंग हंग चुआंग चुआंग यांग, तो जो जैसे चमचे से आवाज आई वैसे नाम निकाल दिए। तो इसका नाम अब चमचे में क्या निकला हमें समझ में नहीं है। अपने एक बार क्या मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, हवेनसा। ये अपने बेराट आके गया, कहां पे आके गया, और इसने अपनी किताब में बेराट का नाम लिखा है पी लो यो तो लो। क्या लिखा है, पी लो यो तो, चाइनीज भाषा में जैसे नाम होंगे। तो हवेनसांग ने कहां की यात्रा की थी, बेराट की, और बेराट को क्या लिखा उसने, पी लो यो तो लो, लिखो लाइन चेंज करके लिखो। चीनी यात्री हवेनसांग ने बेराट की यात्रा की थी। चाइनीज ट्रेवलर हवेनसांग विजिटेड बेराट। चीनी यात्री हवेनसांग ने बेराट की यात्रा की थी। चाइनीज ट्रेवलर हवेनसांग विजिटेड बेराट। चीनी यात्री हवेनसांग ने बेराट की यात्रा की थी। चाइनीज ट्रेवलर हवेनसांग विजिटेड बेराट। तथा इसने बेराट को पी लो यो तो लो कहा था।
एंड ही कॉल्ड विराट पी लो यो तो लो। क्या कहा था बोलो देखे, पी लो यो तो लो, तथा इसने विराट को पी लो यो तो लो कहा था। एंड ही कॉल्ड विराट पी लो यो तो लो। क्या बताया विराट को? ये कहता है विराट में बौद्धों के 8 मठ थे। बौद्धों के क्या थे? 8। जैसे अपने हिंदुओं में मंदिर होते हैं वैसे बौद्धों में होते हैं मठ। क्या होते हैं? मोनेस्ट्री होती है। तो ये कहता है कि बौद्धों के 8 मठ थे। किसी टाइम में यहां पे 8 मठ थे, लेकिन एक हूण राजा ने तोड़ दिए। कौन से राजा ने तोड़ दिए? उस हूण राजा का नाम है मिहिरकुल। क्या नाम है? लिखो आप, फिर मैं बता दूं। लिखो, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम, इसके किसके? इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम, बेराट में 8 बौद्ध मठ थे। देयर वर 8 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एट बेराट। बेराट में 8 बौद्ध मठ थे। देयर वर 8 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एट बेराट। बेराट में 8 बौद्ध मठ थे। देयर वर 8 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एट बेराट, जिन्हें हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़ दिया था। विच वर डिमोलिस्ड बाई हूणा किंग मिहिरकुल। डिमोलिश मतलब तोड़ देना ना। विच वर डिमोलिस्ड बाई हूणा किंग मिहिरकुल, जिन्हें हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़ दिया था। विच वर डिमोलिस्ड बाई हूणा किंग मिहिरकुल। विच वर डिमोलिस्ड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश। विच वर डिमोलिस्ड बाई हूणा किंग मिहिरकुल, जिन्हें हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़ दिया था। किसने तोड़ दिया था? हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़ दिया था। और सुनना देखो, हूण मध्य एशिया से आई हुई एक जाति थी। हूण कहां से आए थे? हूण शिव जी के भक्त थे। किसके भक्त थे? इसलिए भारत में एक नारा हूणों को ही लाया हुआ है, हर हर महादेव। ये जो आप नारा लगाते हो हर हर महादेव, ये सबसे पहले किसने लगाना शुरू किया था? हूण। हूण जब कभी भी लड़ने के लिए जाते तब जोर से लगाते हर हर महादेव, फिर जोश आता, फिर लड़ने के लिए जाते। और अपने भारत में वे लोग जो शिव जी के भक्त हुए हैं, किसके भक्त हुए? वो बौद्धों के दुश्मन हुए। उन्होंने बौद्धों वाले मंदिर तोड़े ही। मिहिरकुल किसका भक्त है? तो बौद्धों के तोड़ गया। ऐसे कौन बता रहा है हमें? हवेन सांग। कौन बता रहा है? वो कहता है किसी टाइम में यहाँ बौद्धों के 8 मठ बने हुए थे, बहुत अच्छी जगह थी, इसलिए अशोक भी आके गया था। और अशोक ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। पर मैं तो गया तब टूट टाट गए थे। किसने तोड़े? तो कहता हूणों के राजा मिहिरकुल। किसने तोड़े? हूणों के राजा। पर अवेंसांग कहता है पर यार मेरे को बेराट की भेड़ें बड़ी पसंद आई, बड़ी शानदार भेड़ें होती है, बेल बहुत अच्छे हैं वहां के। क्या क्या अच्छे हैं वहां के? बेल और भेड़। किस किस की तारीफें करता है? लिख लो। इसने बेराट के बेल तथा भेड़ों को प्रसिद्ध बताया था। इसने बेराट के बेल तथा भेड़ों को प्रसिद्ध बताया था। अकॉर्डिंग टू हिम बुल्स एंड शिप्स ऑफ बेराट आर फेमस। According to him, bulls and ships of Berat are famous. बेराट के बैल तथा भेड़ों को प्रसिद्ध बताया था। बुल्स एंड शिप्स ऑफ बेराट आर फेमस। क्या क्या बेराट की फेमस है बताओ देखे? एक तो बैल यहाँ के, दूसरे कौन सी? भेड़े। ऐसा कौन कहता है? हवेन सांग। कौन कहता है? क्या क्या मिला हमें बेराट से और क्या 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 चीजें मिलती? देखो 1837 में कैप्टन बर्ट को यहाँ पे एक अभिलेख मिल जाता है। कब मिलता है? बेराट आता जयपुर रियासत में। कौन सी रियासत में आता? तब जयपुर में राजाओं का राज हुआ करता। तब जयपुर में एक राजा थे, उनका नाम था राम सिंह सेकंड। नाम क्या था? और राम सिंह सेकंड को जानकारी मिली, उनको सूचना मिली कि यार बेराट में अंग्रेज कोई खोदा खोद कर रहे हैं वहां पे, और वहां पर उनको कुछ ना कुछ मिला है। अपने पुराने लोगों को लगता था कि धरती में सोना है। धरती में क्या है? धरती में धन है। अपने ऐसी कहानियां है कि भाई पुराने जो बड़ के थे वो अपना धन कहां गाड़ गाड़ के रखते थे? धरती में। और फिर कई बार भागना पड़ता, धन वहीं रह जाता। इसलिए आज भी गांव में इन सब लोगों को लगता है कि यार धरती में कुछ ना कुछ गड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही सकता है। तो राम सिंह को लगा कि यार अंग्रेजों को पुरानी चीज मिली है बेराट से, इसका मतलब बेराट में कुछ ना कुछ है। उसने कहा खोदो बेराट। बेराट को खोद दिया भाई, और बेराट की खुदाई करवाई तो बेराट में मिली सोने की संदूक। क्या मिली? इतनी सी माचिस जीती एक संदूक सी मिली। खोली तो उसमें मिली मिट्टी। क्या मिली? फिर अपने इतिहासकार तुक्का लगाते हैं कि इसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष है। किसके अवशेष है? भाई भगवान बुद्ध मरे थे ना, तो भगवान बुद्ध के चेले इस बात को लेके लड़ लिए कि भगवान बुद्ध के मरने के बाद जला दिया, जो राख थी ना कि वो हम घर पे लेके जाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध के चेलों में राख बांटी गई थी।
कि थोड़ी तुम ले जाओ, थोड़ी तुम ले जाओ, थोड़ी तुम ले जाओ। बौद्ध में, यहाँ बेराट में बौद्ध रहते हैं, तो ये भी गए होंगे लेने के लिए राख, इनको भी दे दी होगी, ये लेके आए होंगे, एक सोने की डिब्बी में रखी होगी, फिर वो डिब्बी इधर उधर हो आ गई होगी उनसे। तो कौन बताता है कौन से राजा के टाइम में यहाँ की खुदाई करवाई गई? उस समय यहाँ से क्या मिली? सोने की संदूक, उसमें शायद क्या रहे होंगे? भगवान बुद्ध के अवशेष। लिख लो, लाइन चेंज करके लिखना है ना। देखो, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड, जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड, बेराट का उत्खनन किया गया था। बेराट वॉज एक्सकेवेटेड, बेराट का उत्खनन किया गया था। बेराट वॉज एक्सकेवेटेड। बेराट का उत्खनन किया गया था। बेराट वॉज एक्सकेवेटेड। इस समय दिस टाइम, इस समय दिस टाइम यहां से सोने की संदूक प्राप्त हुई थी। ए गोल्डन बॉक्स वॉज फाउंड फ्रॉम हियर। यहां से एक सोने की संदूक प्राप्त हुई थी। ए गोल्डन बॉक्स वॉज फाउंड फ्रॉम हियर। इस समय यहां से एक सोने की संदूक प्राप्त हुई थी। ए गोल्डन बॉक्स वॉज फाउंड फ्रॉम हियर, जिसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। इन विच रेमिनेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा वुड बी केप्ट प्रोबेबली, जिसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। इन विच रेमिनेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा वुड बी केप्ट प्रोबेबली, जिसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। इन विच रेमिनेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा वुड बी केप्ट प्रोबेबली, जिसमें शायद क्या रहे होंगे? भगवान बुद्ध के अवशेष। किसके टाइम में उत्खनन हुआ? तब राम सिंह सेकंड, उसने हाथों हाथ ही करवा लिया था उस टाइम। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने, जब ये हड़प्पा सभ्यता अपने को मिल गई थी ना, तब अंग्रेजों ने कहा ढंग से खुदाई करवाओ। तो बाद में अंग्रेजों ने एक बंदे को यहाँ पे खुदाई करने के लिए भेजा। उस बंदे का नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? तो कई चीजें दयाराम साहनी को मिली। फिर जब अपना देश आजाद हो गया तो हमने दोबारा और करवाई। दोबारा हमने 2 बंदे और भेजे। एक बंदे का नाम था नील रतन बनर्जी। क्या नाम था? एक बंदे का नाम था कैलाशनाथ दीक्षित। क्या नाम है? तो अंग्रेजों की तरफ से तो खुदाई करने कौन आया था? दयाराम साहनी। अपनी तरफ से आजादी के बाद कौन कौन आए थे? नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। लिखो, उत्खनन करता, एक्सकेवेटर। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1936 में कर लिया था। ये दोनों साथ में आए थे, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। इन्होंने 62-63 के आसपास किया था। कौन कौन है बताओ देखे? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। उतर लिए? क्या मिला हमें बेराट से? यहां से तो एक तो बेराट में ना चट्टाने हैं खूब सारी, पहाड़ों का इलाका, चट्टाने, चट्टानों के अंदर चित्र बने हुए। चट्टानों में जो चित्र बने होते हैं ना, उनको बोलते हैं सेल चित्र। क्या बोलते हैं? रॉक पेंटिंग्स। रॉक्स में पेंटिंग बनी हुई, इसलिए उनको क्या बोल दिया हमने? रॉक पेंटिंग। एक तो बेराट से हमें खूब बड़ी मात्रा में सेल चित्र मिलते हैं। और क्या मिले बेराट में? एक बेराट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी है उनके साथ, हम पढ़ नहीं पा रहे क्या लिखा हुआ है, पर वो ऐसे लगता है जैसे मंदिर में शंख होता है अपने, जैसे शंख से लिखा हो कोई चीज, इसलिए उसको बोलते हैं शंख लिपि। क्या बोलते हैं? लिखने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं लिपि। लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं? जैसे मैं बताऊं कि भाई मैं मेरा नाम लिखता हूं, ये भी मेरा नाम, ये भी मेरा नाम, ये भी मेरा नाम, ये सब एक ही नाम।
आप कह सकते हो ये मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ये देवनागरी लिपि है। कौन सी है? ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ये रोमन है। कौन सी है? ये मैं पंजाबी में लिख रहा हूं, ये है गुरुमुखी। कौन सी है? ये मैं उर्दू में लिख रहा हूं, ये है अरबी। कौन सी है? आपको आती है उर्दू? फिर तो मैं कैसा ही लिखूं, कोई बात नहीं, गलत भी लिखूं तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ऐसा सा ही कुछ लिखा जाता, थोड़ा सा गलत है ये, पर कुछ ऐसा सा नाम होता है। पर ये नाम तो एक है ना, सेम राजवीर नाम है, पर उसको लिखने के तरीके क्या है, अलग अलग। तो जो लिखने का तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं? लिपि। लिपि या इंग्लिश में क्या कर देते हैं अपने? स्क्रिप्ट। यहाँ पे जो लिपि है यूं लगता है ऐसे शंख से लिखे हुए हो, इसलिए नाम क्या पड़ गया। इसलिए कोई पूछेगा बेराट की लिपि को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? लिख लो। हमें बेराट से सेल चित्र प्राप्त होते हैं। वी गेट रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम बेराट। हमें बेराट से सेल चित्र प्राप्त होते हैं। वी गेट रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम बेराट। हमें बेराट से सेल चित्र प्राप्त होते हैं। वी गेट रॉक पेंटिंग्स फ्रॉम बेराट। बेराट की लिपि को शंख लिपि कहा जाता है। स्क्रिप्ट ऑफ बेराट इज कॉल्ड एज सेल स्क्रिप्ट। बेराट की लिपि को शंख लिपि कहा जाता है। स्क्रिप्ट ऑफ बेराट इज कॉल्ड एज सेल स्क्रिप्ट। बेराट की लिपि को शंख लिपि कहा जाता है। स्क्रिप्ट ऑफ बेराट इज कॉल्ड एज सेल स्क्रिप्ट। बेराट की लिपि क्या कहा जाता है? शंख लिपि कहा जाता है। ये बेराट की बातें हैं भाई, याद रहेगी सारी बेराट की बातें। क्या क्या हुआ? बेराट से अशोक के क्या मिले? 2 अभिलेख मिले। बेराट के 2। हवेन सांग कहता किसी टाइम में बौद्धों के 8 मठ थे। जो कौन तोड़ गया? हुणों का राजा मिहिरकुल। वो क्या क्या चीजें फेमस बताता है यहाँ की? बेल और भेड़। और बेराट का नाम क्या बताता है? पी लो यो तो लो। जयपुर के राजा ने जब खुदाई करवाई तब तो क्या मिला? सोने की संदूक, जिसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष। जयपुर का राजा कौन था? फिर अंग्रेजों ने किससे खुदाई करवाई? दयाराम साहा ने। भारत सरकार ने किस से करवाई? नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। उस समय में चित्र मिले जिनको क्या बोलते हैं? चट्टानों में बने हुए चित्र, रॉक पेंटिंग्स। और जो लिपि मिली उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संग। अब मेरी बात गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। मौर्यों के बारे में अपने राजस्थान के अंदर बड़ी जानकारी यही है, जो जानकारी हमें बेराट से मिली है। कहां से मिली है? बेराट से। हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल। क्या पढ़ रहे हैं? सुनो देखो, जब मौर्य काल हम पढ़ते हैं तो मौर्य काल लगभग होता है आपका 322 बीसी से लेके 185 बीसी। मौर्य काल कब से कब तक होता है? 322 बीसी से लेके 185। 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है, वहां से मौर्य काल शुरू होता है। 185 बीसी के अंदर मौर्यों का लास्ट राजा है बृहदर्थ। कौन राजा? जिसको पुष्यमित्र शुंग मार देता है। कौन मार देता है? तो वहां पे आके मौर्य काल क्या हो जाता है? समाप्त। मौर्य काल जिसको हम कहते हैं, ये जो टाइम है, इतना टाइम है, इस टाइम के बीच का तो जो एक बड़ा सेंटर अपने को मिला वो सेंटर कौन सा है? बेराट। अच्छा, काल के समाप्त होने का मतलब है कि मौर्यों की मुख्य राजधानी के अंदर मौर्यों का राज समाप्त हो गया। मौर्यों की मुख्य राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन सी राजधानी है? जब हम मौर्य काल बोलते हैं, मौर्यन एरा बोलते हैं, उस एरा का मतलब है 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक। पाटलिपुत्र पर किसका कब्जा था? मौर्यों का। और जब उनका पाटलिपुत्र पे कब्जा था तब पूरे भारत पे कब्जा था। तब उनका पूरे, लेकिन अब पाटलिपुत्र पे उनका कब्जा क्या हो गया? समाप्त। और पाटलिपुत्र में तो आगे शुंग। कौन आगे? पर भगवान जाने कहां से अपने राजस्थान में फिर भी कुछ मौर्य बैठे थे। अपने राजस्थान में एविडेंस मिलते हैं कि यार मौर्यों का राज राजस्थान में बाद में भी रहा था। और बाद में भी मतलब उनके पाटलिपुत्र में खत्म होने के आप देख लो 300 इधर 700 1000 साल बाद तक, कि 7वीं शताब्दी के आसपास तक अपने यहां पर बैठे हुए थे। जैसे अपने को चित्तौड़ के पास एक अभिलेख मिलता है, मानसरोवर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? हेडिंग डालो, इसी के अंदर एक हेडिंग डालो, मानसरोवर अभिलेख। मानसरोवर इंस्क्रिप्शन कहां से मिला हमें? चित्तौड़ से। कब का अभिलेख है? 713 ईस्वी। कब का अभिलेख है? 713 एडी। लिख लो, लिखो 1-2 लाइन, फिर मैं समझाऊंगा आपको। लिखो, इस अभिलेख से 4 मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 मौर्यन किंग्स। इस अभिलेख से 4 मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 मौर्यन किंग्स।
4 मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 मौर्यन किंग्स। नाम लिखो चारों के। क्या क्या नाम है चारों के, बोलो देखे। महेश्वर, भीम, भोज और मान। क्या क्या नाम है? महेश्वर, भीम, भोज और मान। कौन से अभिलेख से इनकी जानकारी? मानसरोवर अभिलेख कहां से मिला है? चित्तौड़ के पास से एक जगह मानसरोवर अभिलेख वहां से मिला है। कब का है? कौन कौन से 4 राजा है? महेश्वर, भीम, भोज, लास्ट वाले राजा का नाम क्या है? इसका मतलब अभिलेख मान के टाइम लगा है। अभिलेख मान के टाइम में लगा। इसका मतलब यह हुआ कि मान ने सरोवर बनवाया है। मान ने सरोवर का मतलब तालाब, कि मान नाम का कोई एक मौर्य राजा है, उसने यहां पे बनवाया तालाब। तालाब को बोलते हैं सरोवर। पौंड, पौंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सरोवर। मान ने सरोवर बनाया, इसलिए नाम क्या हो गया? और वो लिख रहा कि मैं सरोवर बनवा रहा हूं। पहले मेरे पापा राज कर रहे थे, उनका नाम क्या था? उससे पहले उनके पापा थे, उनका नाम? उससे पहले उनके पापा। तो 4 मौर्य राजाओं की जानकारी है। किस किस की? महेश्वर, भीम, भोज। क्या क्या नाम बताओ? इसका मतलब 713 के आसपास तक तो यहाँ मौर्य बैठे। और उनका कौन सा राजा राज कर रहा है यहाँ पे? मान। और वो यहाँ पे क्या बनवा रहा है? सरोवर बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है? मान ने सरोवर बनवाया। इसलिए ये अभिलेख है ना, जेम्स टोड अपने साथ लंदन ले गया था। जेम्स टोड का नाम सुना है? तो जेम्स टोड अपने आप उदयपुर रहता था, उसको ये अभिलेख मिला था, वो इस अभिलेख को लंदन ले गया था अपने साथ में। वो अपनी बुक के अंदर लिखता है कि मैं मानसरोवर अभिलेख को लेके आ गया था, लेकिन रास्ते में टूट गया था, वो जहाज के अंदर ही टूट गया था, इसलिए मैंने समुद्र में फेंक दिया। तो अब ये अभिलेख फिजिकल रूप के अंदर अपने को मिलता नहीं है, लेकिन किसको मिला था? ये जेम्स टोड को। टोड अपनी बुक में लिख के गया कि उसमें है क्या, मैं बता देता हूं। वो कहता है कौन सी ईस्वी का है, कहां से मिला मेरे को, कितने मौर्य राजा है, कौन कौन से हैं। है बात समझे? आप देखो सर, अब मानसरोवर अभिलेख का था, अब अपने पास में नहीं। जेम्स टोड इसको कहां फेंक गया था? समुद्र के अंदर फेंक गया था। याद रहेगी बात है? चलो, एक अभिलेख और मिला अपने को। कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है कणसवा। कौन सी जगह? वहां एक शिव जी का मंदिर है, वहां से एक अभिलेख मिलता है। लिखो, कणसवा शिवालय अभिलेख। कंसवासी वाले अभिलेख, ये है 738 का। कब का अभिलेख है? 738 ईस्वी। कौन सा अभिलेख है? कणसवा जगह का नाम है, शिवालय मतलब शिव जी का मंदिर। कणसवा नाम की जगह के शिव जी के मंदिर का अभिलेख, इसलिए नाम क्या हुआ? कणसवा शिवालय। कहां से मिला है? कोटा। इसमें एक मौर्य राजा का नाम है, उस राजा का नाम लिखा हुआ धवल। क्या नाम है? लिखो। इस अभिलेख से मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन किंग धवल। इस अभिलेख से मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन किंग धवल। इस अभिलेख से मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन किंग धवल। एक लाइन और लिखो, फिर समझते हैं अपने। यह राजस्थान में मौर्यों के बारे में अंतिम जानकारी है। इट इज लास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्याज इन राजस्थान। यह राजस्थान में मौर्यों के बारे में अंतिम जानकारी है। इट इज लास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्याज इन राजस्थान। यह राजस्थान में मौर्यों के बारे में अंतिम जानकारी है। इट इज लास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्याज इन राजस्थान। यह राजस्थान में मौर्यों के बारे में क्या है? अब कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान में मौर्यों की जानकारी कौन से ईस्वी के बाद नहीं मिलती? 738 के बाद में राजस्थान में मौर्यों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। अब आपको कोई पूछे इनमें से कौन सा अभिलेख मौर्यों के बारे में जानकारी देता है,
और वो ऐसे ऑप्शन दे दे, सारणेश्वर अभिलेख, सामोली अभिलेख, बड़ली अभिलेख, कंसवासी वाले अभिलेख, कंसवासी वाले। तो मौर्यों के बारे में जानकारी देने वाले 2 अभिलेख कौन कौन से बताओ देखे? मानसरोवर अभिलेख और कंसवासी वाले। मानसरोवर कहां से? चित्तौड़। कंसवासी वाले कहां से? मानसरोवर कब का है? 713। वो कब का है? 738। मानसरोवर में कितने मौर्य राजा है? 4। कौन कौन? महेश्वर, भीम, भोज, मान। कंसवासी वाले में मौर्य राजा पले पड़ गई बात। आप कोई मेंस में पूछ ले मौर्यों की जानकारी देने वाले 2 अभिलेख बताओ। मानसरोवर अभिलेख और, है ना, मेंस में ये दे दे मानसरोवर अभिलेख के बारे में आप क्या जानते हैं तो बता सकते हैं। 713 ईस्वी का चित्तौड़गढ़ से प्राप्त एक अभिलेख जो हमें 4 मौर्य राजाओं की जानकारी देता है, जिनके नाम लगातार महेश्वर, भीम, भोज तथा बताए जा सकते हैं। इसलिए प्री और मेंस की कोई तैयारियां अलग अलग नहीं होती, ये तुम्हारे मन में है केवल कि नहीं प्री की अलग होती है और मेंस की अलग। तुम्हारे मन में है इसलिए हमारे मन में भी आती है कि ये एक साथ तो करेंगे नहीं, अलग अलग करेंगे, इसलिए 2 बार पैसे ले लो, एक बार प्री के ले लो और एक बार किसके ले लो। गंदा है पर धंधा है, मार्केट है ऐसा पूरा एकदम, है ना। बाकी एक ही चीज होती है। तो आप जब ये पढ़ रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि अपने जब ये प्री की चीजें पढ़ रहे हैं इसका मतलब हम मेंस की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो किसी को मत कहा करो कि हम प्री का बैच ज्वाइन कर रखा है, आप क्या करो हम तो आरएस का बैच ज्वाइन कर रखा है। दोनों है, प्री और मेंस दोनों है। कि मुझे एक बात बताओ कि भाई ये अभी आप जब प्री पढ़ेंगे तो आप 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे बेसिकली, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, है ना। मैथ्स, रीजनिंग और पढ़ेंगे, पर ये 5 बड़े सब्जेक्ट हैं और इन सब के अंदर इंक्लूडिंग इनका राजस्थान है। इंक्लूडिंग कौन सा पोर्शन है? राजस्थान। ये 5 के 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग राजस्थान 350 नंबर का मेंस में आएगा। कितने नंबर का मेंस में आएगा? 350 नंबर कहां पे आएगा? अभी जो आप चीजें पढ़ोगे ना तो आप ये मान लो कि 10-15% चीजें ऐसी होगी जो आप नहीं पढ़ोगे, जो मेंस के नजरिए से होती है और हम आपको पढ़ाएंगे नहीं। भाई हम कहेंगे भाई प्री का बैच है तो हम प्री वाली बातें पढ़ा देते हैं, मेंस वाली चीजें नहीं पढ़ाएंगे। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं 57 की क्रांति पढ़ाऊंगा आपको, तो 57 क्रांति में नहीं बताऊंगा कि 57 क्रांति के कारण क्या थे, 57 की क्रांति के परिणाम क्या थे, 57 क्रांति की विशेषताएं क्या थी, क्यों हम कहेंगे कि वो हम कब पढ़ेंगे? मेंस। तो 350 नंबर में आप ये मान लो कि 100 नंबर हद से हद मान लो, किताब के 250। इस प्री वाला जो आप पढ़ोगे इससे मेंस के 250 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? तो जो ये मान के चलता है कि नहीं ये प्री की नहीं, प्री के साथ साथ में मेंस की तैयारी भी है, मुझे ढंग से पढ़नी है, चीजों को याद करना है, तब तो जिस दिन प्री का पेपर दे के आओगे उस दिन शाम को आप सोओगे तब आपके दिमाग में होगा कि मेंस होता है 800 का। कितने का होता है? 250 तो आता है मुझे। कितना आता है? 250 तो आता था। अब पीछे कितने की तैयारी करनी है? 550। और जो ये मान के चलते हैं कि नहीं आपने तो प्री ही पढ़ना है, इसके अलावा जिंदगी में अपना कोई उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य प्री पास करना है, फिर वो जो प्री का रिजल्ट आएगा उसको लेमिनेशन करवा के चिपकाऊंगा घर पे, फिर वो जब शाम को सोचते हैं तो उनको लगता है, पहली बात तो जो ये सोचते हैं ना केवल प्री वाले पे ध्यान देते रहते हैं, उनका प्री भी पास नहीं होता, उनके बाद में दिक्कत ही रहती है। इसलिए अपने सोच के चलना है, बेच से कोई मतलब नहीं, कोई बेच में बैठ के पढ़ाई करनी है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। अपने मानना है कि भाई ये प्री की नहीं, ये प्री की और मेंस की दोनों की चीजें हैं, मैं प्री पास करूंगा और इसी से अपना क्या पास होगा? मेंस। जो बची हुई चीजें हो मेंस में अलग से पढ़ लेंगे, पर इतनी तो पढ़ी जाए। वरना यदि कोई ये सोचता है केवल प्री करना है, फिर वो जब प्री वाले दिन शाम को, पहली बात तो प्री पास ही नहीं होता, और यदि कोई झूठे साचे में प्री पास हो गया फिर उसके हाथ पांव वैसे फूलते हैं, अब 800 नंबर का और पढ़ना है। मेंस वाला तो अपन ने पढ़ा ही नहीं था, फिर ऐसे बच्चे ज्यादातर तो मेंस देते ही नहीं, प्री पास हो भी जाता था कि मरने दे, अब अगली बार ढंग से फाउंडेशन ज्वाइन करेंगे। वो बच्चे हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो एक बार फीस और देते हैं, वापस फाउंडेशन में आके और देते हैं। आपको अच्छे बच्चे नहीं बनना, आपको सर हम बुरे बच्चे बनेंगे, एक ही बार फीस देंगे, दूसरी बार आपको फीस ही नहीं देंगे, एक बार में सिलेक्शन करवा लेना, क्यों दी जाए दूसरी बार फीस अपने। तो ये हो कि भाई ये चीजें, इन सेम चीजों से अपने कितने नंबर का कर लेंगे, मतलब 250 जोड़ो 300 नंबर के आसपास तक का होता है। फिर ले दे के 400-500 नंबर की चीजें और बचेगी, वो मेंस की चीजें वो मेंस में पढ़ लेंगे। तो जब कई बार आप आगे पूछते हो कि सर अभी प्री पढ़ रहे हैं और बाद में मेंस में तो 3 महीने का टाइम मिलता है, कैसे करेंगे? अरे 3 महीने ज्यादा है, बाकी बची चीजें 3 महीने की है ही नहीं, बापड़ी महीने 1.5 महीने की चीजें हैं। भाई 5 बड़े सब्जेक्ट पढ़ गए आप, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, फिर है क्या? पीछे ले दे के 2 सब्जेक्ट है, पबेड और इथिक्स। कौन से 2 सब्जेक्ट है? पबेड और इथिक्स। और उन दोनों में एक अच्छी बात है कि पबेड और इथिक्स के अंदर जो नोट्स में लिखवा दिया उससे बाहर एक सवाल नहीं आएगा,
उनका सिलेबस ही ऐसा ही। यहां हो सकता है कि हाँ मैंने आपको पढ़ा दिया, बेराट के बारे में लिखवा दिया, फिर भी कोई बेराट का अगला ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो अपने को नहीं है, वो आता है तब उस दिन मुझे भी पता चलता है अच्छा ये भी सवाल है क्या, ऐसा कोई पहले देखा ही नहीं था यार। भाई अनंत संभावना बनती है, हिस्ट्री में कोई समाप्त थोड़ी हो सकती है संभावना, कितनी भी संभावना बनती है, पब्लिक एथिक्स में तो वो भी नहीं बनती। इसलिए 3 महीने ज्यादा होते हैं। इसलिए ऐसा मन में कोई यूं कच्चापन नहीं आना चाहिए मन में किसी के भी कि भाई आपने तो ये प्री वाला कर रहे हैं। मन में ज्यादा हौसला ये रहना चाहिए कि प्री का नहीं है, ये हम 5 बड़े सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कौन कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। और ये 5 के 5 डिट्टो सेम के सेम मेंस में आएंगे। सेम के सेम किस में आएंगे? तो हमारे साथ है ना बहुत भयंकर दिक्कत होती है। जैसे आपका प्री का बैच है, आप बच्चे प्री पास करते हो, फिर आप कहते हो सर मेंस का बैच बताओ कब लगेगा। हम कहते हैं भाई मेंस का इतनी तारीख को आ जाना। अब आप मेंस के बैच में मान लो एडमिशन हुए 500 में से 400 बच्चे तो आप ही आगे, जो प्री में बैठे थे वो वापस आ गए, 100 बच्चे आगे नए। अब मैं जाता हूँ क्लास में पढ़ाने के लिए, क्या पढ़े बच्चों? सर सभ्यता पढ़ा दो। अब मैं कहता हूँ चलो सभ्यता पढ़ते हैं, लिखो भाई बेराट और या लिखो आहड़, और मैं कहता हूँ भाई आहड़ से हमें तांबे की भट्टियां मिलती है। तो आप 400 बैठे रहते हो, आप तो होते हो बोर। और आप सर आगे पढ़ाओ ना, आता है हमें तांबे की भट्टियां क्या क्या है सब पता है सर। वो जो 100 बैठे होते हैं उनको कुछ ही नहीं आता होता, तो पढ़ा, फीस दिए, वापस पढ़ा। इसलिए मेंस वाले बच्चों में इतना यूं रहता है। तो कई बार तो मेंस वाले बैच वैसे बनाते हैं कि वे बच्चे जो हमसे प्री पढ़े थे उनका बैच अलग, वे बच्चे जो और कहीं से प्री पढ़ के आए हैं उनका बैच अलग। तो हमारे वाले बैच में जाते हैं तब हम जाके केवल कहते हैं कि बेराट, बच्चा खुद ही चीख चीख कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम हो गया। हाँ सर हो गया। नई चीज जो नहीं पढ़ाई अपने प्री में नहीं पढ़ी सर, ये नहीं पढ़ी, ये पढ़ लेते हैं। उन वाले बैच में जाते हैं वापस करना पड़ता है। बच्चों लिखो बेराट जयपुर में, वो लिखते हो ना बेराट जयपुर में, कि उनकी इतनी अच्छी चीजें पढ़ी भी नहीं होती थी, कंसेप्ट क्लियर हो ही नहीं रखे होते हैं। तो अपने इस हिसाब से पढ़ना है कि प्री भी हो जाए और ये चीजें किस में काम आ जाए, है ना। तो ये पहले मन में सोचना पड़ेगा। आप मन में यूं सोचने लग जाओगे ना प्री प्री है तब तो ये चीजें याद होगी नहीं, और आप ये सोचोगे नहीं इनसे सिलेक्शन करवाना है तब ये चीजें याद हो जाएगी। रोंता जाओ बे मरेडा का समाचार ले आवे, रोंता जावे बे मरेडा का समझ। गांव के अंदर कहते हैं कि जो रोते हुए जाते हैं वो मृत्यु के समाचार लाते हैं। इसलिए रोना ही नहीं, अपने जो है इसी से पास हो जाएंगे तो अपने मृत्यु के समाचार आएंगे नहीं, अपने जीवन के समाचार आएंगे। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ो। तो ये मौर्य काल हो गया आपके। तो मौर्य काल का सेंटर कौन सा है? अब कोई पूछे कि मौर्य काल का राजस्थान में सेंटर कौन सा है, तो कौन सा है? बेराट। मौर्यों के बारे में जानकारी देने वाले अभिलेख कौन से? मानसरोवर और कच्छ। ये मौर्य काल के नहीं है भाई, वो तो बाद के है ना ये तो, पर मौर्यों की जानकारी दे रहे हैं इसलिए हमने साथ साथ में पढ़ लिया। पहले बड़ी बात है। अगला लिखो मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्याजेरा। मौर्योत्तर काल पोस्ट मौर्याजेरा। मौर्योत्तर काल पोस्ट मौर्याजेरा। अब सुनना, देखो बात मैंने कल परसों जब शुरू किया था तब भी मैंने बताया था कि भारत की जो नॉर्थ वेस्ट वाली बाउंड्री है, पाकिस्तान से भी आगे अफगानिस्तान की तरफ जो बाउंड्री थी, मौर्यों की राजधानी है पाटलिपुत्र। कहां पे है? राजा शक्तिशाली होता है ना तो यहां बैठ के भी यहां कंट्रोल कर लेता है। राजा जब कमजोर होता है तो उसका कंट्रोल यहां भी खत्म हो जाता है। तो जितना जो केंद्र से दूर होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इधर वाला पावरफुल हो जाएगा, इधर वालों की बातें माननी क्या कर देगा, बंद। अब इधर से अटैक होने शुरू हो गया। इधर से अटैक कौन कर रहा है? इधर से अटैक कर रहे थे इंडो ग्रीक। कौन कर रहे थे? और सुनो देखो इंडो ग्रीक कौन है, सुनना। हमने कल एक बात पढ़ी, कल या परसों की, भारत पर एक मैसेडोनिया के राजा ने आक्रमण किया था। मैसेडोनिया के राजा का नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? या आपका दो सिकंदर। अलेक्जेंडर का दो है, क्या का दो? सिकंदर। वो अपने व्यास नदी तक आ गया था। कहां तक आ गया था? व्यास नदी तक। यहां पर उसके सैनिकों ने जवाब दे दिया तो यहां से वो वापस चला गया। तो जब वापस गया तो यहां तक का तो कब्जा कर ही गया था भाई, यहां तक के में बीच में कब्जा कर गया। तो उसने अपने भारत में तो एक अलग नीति अपनाई। उसने मान लो अपने यहां किसी एक राजा को हराया, जब वापस गया ना तो उस राजा का आगे रख ले, तेरा राज्य रख ले, तू मेरे अधीन राज कर ले लेकिन तू रख ले। तो उसने कहा ठीक है। यहां उसने यूं दे दी। पर यहां अफगानिस्तान से आगे जाने के बाद जो इलाके थे वो अपने सेनापतियों को दे के गया। किसको दे गया? कि मेरे खुद के सेनापति यहां पे राज करेंगे। ग्रीक कमांडर, ग्रीस देश का था, मैसेडोनिया ग्रीस के पास पड़ता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? यूनानी सेनापति। क्या बोलते हैं? या ग्रीक कमांडर बोलते हैं।
अब सिकंदर तो वापस चला गया। ये जो ग्रीक कमांडर थे, इनमें एक कमांडर था, उसका नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था? सेल्यूकस को लगा क्या राजा चला गया तो क्या है, राजा ने तो भारत में आगे जाने की कोशिश ही नहीं की, मैं कर लूं, क्या पता मैं भारत जीत जाऊं। तो सेल्यूकस भारत पर आक्रमण कर देता है। सेल्यूकस जब भारत पर आक्रमण करता है, तब तक अपने यहां पे राजा बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन राजा बन गया था? और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बहुत ढंग से हराया, मतलब नाक रगड़वाई सेल्यूकस को। फाइनली सेल्यूकस ने यह कहा कि मैं मेरी बेटी का ब्याह तेरे से कर दूंगा, जान छोड़ दूं। इसलिए सेल्यूकस अपनी बेटी की शादी किससे करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, हेलेना, क्या नाम था? हेलेना से शादी करता था। अपनी पहली विदेशी बहू कोई लाया था तो कौन लाया था? किसको लेके आया था? और सेल्यूकस निकटर चला गया यहां से। उसके बाद दोबारा इन ग्रीक की हिम्मत नहीं पड़ी कि कभी इंडिया की तरफ आते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे मौर्य कमजोर हुए तो इन ग्रीक ने वापस आना शुरू किया। और वापस आना शुरू नहीं किया, ये यहां पे आगे बस गए। वे ग्रीक जो इंडिया में आके बस गए, क्या कहलाए? समझ में आ गई बात? वे ग्रीक जो इंडिया में आके बसे थे वो क्या कहलाए? इंडो, या हिंदी वाले हम कहते हैं इनको हिंद यूनानी। हिंदी में क्या कह सकते हो आप? पर इंडो ग्रीक याद रखना, आपने याद रह जाएगा ना, इंडो ग्रीक समझ जाओगे ना। ग्रीक मतलब ग्रीस, यूनान के देश के, इंडो मतलब अपना इंडिया। इंडो ग्रीक एक राजा था, उस राजा का नाम था मिनांडर। क्या नाम था? ये थोड़ा शक्तिशाली बंदा हुआ। और मिनांडर ने अपने माध्यमिका पर अटैक कर दिया। कहां अटैक कर दिया? माध्यमिका किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? चित्तौड़। तो मिनांडर माध्यमिका पर अटैक कर रहा है, इसका मतलब माध्यमिका बड़ा सेंटर है। भाई गांवड़े पे तो कौन अटैक करेगा? बड़ी राजधानियों पे अटैक करेगा। सीवी जनपद की राजधानी थी, तो यहां पर अटैक कौन कर गया? मिनांडर। कौन करके गया? कौन से वंश का है? देखो, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने, इंडो ग्रीक किंग मिनांडर, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने, इंडो ग्रीक किंग मिनांडर, इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। इन्वेडेड माध्यमिका, माध्यमिका पर आक्रमण किया था। इन्वेडेड माध्यमिका, माध्यमिका पर आक्रमण किया था। इन्वेडेड माध्यमिका, इसका मतलब शक्तिशाली है। देखो यार, अटैक करते करते कहां पर आ गए? माध्यमिक। इवन अपने को बेराठ में इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्के मिले हैं। किसके सिक्के मिले? इंडो ग्रीक राजाओं के। कहां से मिलते हैं सिक्के? 28 सिक्के। कितने सिक्के? कहां से मिले? इसका मतलब इनका शासन रहा है कई दिनों तक यहाँ। ये माध्यमिका पर अटैक किया और बाद में बेराठ तक या तो व्यापार वाणिज्य करते होंगे या यहाँ पे राज रहा होगा, इसलिए कितने सिक्के मिले? कौन से राजाओं के? इंडो ग्रीक। मिनांडर के बाद वालों के कईयों के सिक्के यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। लिखो, हमें बेराठ से इंडो ग्रीक राजाओं के 28 सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट 28 coins ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स फ्रॉम बेराठ। हमें बेराठ से इंडो ग्रीक राजाओं के 28 सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट 28 coins ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स फ्रॉम बेराठ। हमें बेराठ से इंडो ग्रीक राजाओं के 28 सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट 28 coins ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स फ्रॉम बेराठ। कुल मिला के ये बताता है कि इंडो ग्रीक ने अटैक माध्यमिका पे किया था, लेकिन वो कहां तक अपना राज कर गए थे? बेराठ। इसलिए बेराठ में उनके कितने सिक्के मिल रहे हैं? 16 तो खाली इस मिनांडर के ही हैं, सोने के सिक्के। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यदि किसी ने चलाए थे तो इंडो ग्रीक। किसने चलाए? इंडो ग्रीक से पहले भारत में सोने के सिक्के नहीं, सोने के सिक्के सबसे पहले कौन चला रहे थे? इंडो ग्रीक। वो सिक्के हमें कहां से मिल रहे हैं? इनके बेराठ। कितने सिक्के? 28। कितने सिक्के? 28 सिक्के। इंडो ग्रीक राजाओं कितने सिक्के मिले टोटल? 28। कहां से? इंडो ग्रीक में अटैक कौन कर रहा है अपने पे? मिनांडर। कहां पे कर रहा है? मध्य में। कहां पे कर रहा है? मध्य। याद रहेगी बात? चलो। और इस मौर्योत्तर काल का कोई सेंटर अपने को जो मिला है, तो एक भरतपुर में एक सेंटर मिलता है अपने को, नो है। कौन सा सेंटर है? हेडिंग डालो, एक नो है, इसी में हेडिंग डालो, मौर्योत्तर में। नो है भरतपुर। नो है कहां पर है? भरतपुर। एक्सकेवेटर लिखो, उत्खनन करता, वही अपने रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। एविडेंस लिखो, क्या क्या मिला आपने को? लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस।
लोहा मिलता है एक तो, लोहा आयरन। लोहे की बहुत पुरानी पुरानी भट्टियां मिलती हैं यहां से। तो लोहे से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? लोहा। और क्या प्राप्त हो रहा है? यहां से लोहे से हमें कुषाण राजाओं के सिक्के मिले। कौन से राजाओं के? हम पढ़ रहे योद्धाओं ने कुषाणों को हराया था, उन कुषाणों के सिक्के। इसका मतलब कोई व्यापार वाणिज्य करने इस साइड के अंदर लोग आए होंगे। दो राजाओं के सिक्के मिलते हैं। एक कुषाण राजा, उसका नाम है वासुदेव। क्या नाम है? एक कुषाण राजा, उसका नाम है हुविस्क। कौन कौन दो कुषाण राजा बताओ देखे? वासुदेव और कौन से वंश के? इनके सिक्के कहां से मिलते हैं? नोहे कहां पे? लिख लो, वासुदेव तथा हुविस्क नामक कुषाण राजाओं के सिक्के। कॉइन्स ऑफ कुषाण किंग्स नेम्ड वासुदेव एंड हुविस्क। वासुदेव तथा हुविस्क नामक कुषाण राजाओं के सिक्के। कॉइन्स ऑफ कुषाण किंग्स नेम्ड वासुदेव एंड हुविस्क। वासुदेव तथा हुविस्क नामक कुषाण राजाओं के सिक्के। कौन कौन से राजाओं के सिक्के? वासुदेव और हुविस्क। कौन से वंश के? सिक्के कहां से मिल रहे हैं? नोहे। नोहे कहां पर है? जिसका उत्खनन किसने किया? है ना, अपने भारत में मौर्य काल के बाद से और बहुत बाद तक आगे ऐसी कई मूर्तियां मिलती है, देवी देवता टाइप की मूर्तियां। जैसे कोई एक देवता बैठा है, कोई देवी बैठी है। उन मूर्तियों को अपने यहां पे बोलते थे यक्ष की, यक्षिणी की मूर्तियां। क्या बोलते? यदि देवता की मिलती तब तो बोलते यक्ष की मूर्ति, देवी की मिलती तो क्या बोलते? अपने यहाँ पे एक देवता की मूर्ति मिली है। इसका मतलब किसकी मूर्ति मिली है? यक्ष। 3 नंबर लिखो, यक्ष की मूर्ति, यक्ष आइडल। यक्ष की मूर्ति या उसको बोलते हैं जाख बाबा की मूर्ति। तो कोष्टक में जाख बाबा लिख लेना, मैं बता दूंगा क्यों, किस लिए कहते हैं यक्ष आइडल। तो देवी देवता टाइप की मूर्तियां मिलती, देवता की मिलती तब तो क्या बोलते? यक्ष। देवियों की मिलती तब क्या बोलते? यक्षिणी की मूर्तियां। और अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर उस यक्ष को क्या दे दिया नाम हमने? जा। हुआ यह है कि यक्ष से नाम बना यक, यक से हो गया जक। अपने राजस्थानी में यह को जाई बोलते हैं। यह को क्या बोलते हैं? इसलिए अपने राजस्थान में नाम यशवंत नहीं होता, जसवंत। किसी का नाम क्या होता है? होना चाहिए, नाम होना चाहिए योद्धा। अपने बोलते हैं जोधा, राव जोधा। कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी? जोधा नहीं होना चाहिए, वो नाम क्या होना चाहिए? राव योद्धा। यह होना चाहिए। पर यह जब पहला अक्षर यदि यह होता है तो उसको राजस्थानी में क्या बोलते हैं? जय। और इसका तो भयंकर एक एग्जाम्पल बताऊं। एक वर्ड होता है यज्ञमान। क्या होता है? जो यज्ञ करने वाला होता है उसको बोलते हैं यज्ञमान। अपने बोलते हैं जजमान। ए हमारा जजमान है, तो जजमान नहीं होता, वो होना क्या चाहिए वास्तव में? यज्ञमान। तो ये होता है, ये को अपने वाले यहाँ क्या बोल जाया करते थे? जय। तो ये यक, यक से बना यक, यक से बन गया जक, जक से किसी ने बना दिया जक, और धीरे धीरे बदलता बदलता क्या हो गया? तो अपने उस यक्ष की मूर्ति को क्या नाम देते हैं? जाख बाबा। तो कोई पूछे जाख बाबा की मूर्ति कहां से मिली? नो है। या यक्ष की मूर्ति कहां से मिली? नो है। या पूछेंगे यक्ष की मूर्ति को हमने क्या नाम दिया, कहां से प्राप्त हुई? ये ना, मैंने अभी बताया कि मौर्यों के जस्ट बाद में जो उनको मारने वाले राजा थे वो थे सुंग। वो कौन थे? तो ये सुंगों के टाइम की, जब सुंग राजा थे उस टाइम के। लिख लो आगे, सुंग काल से संबंधित, रिलेटेड टू सुंगा एरा या बिलोंग्ड टू सुंगा एरा। सुंग काल से संबंधित, बिलोंग्ड टू सुंगा एरा, सुंग काल से संबंधित। अब कोई यह सवाल बना दे आपको कि मौर्योत्तर काल में भी सुंग काल की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? नोहे से। किसकी मूर्ति है? यक्ष की, जिसे हमने क्या नाम दिया? 3 चीजें हैं, तीनों चीजें वापस बताओ। एक तो क्या मिलता है? लोहा। सिक्के मिलते हैं किस किसके? वासुदेव और हुइस्क। कौन से वंश के? मूर्ति किसकी मिली? कौन से काल की? हमने क्या नाम दिया? याद रह जाएगी बातें? आगे लिखो इसके बाद। अगला सेंटर लिखो रंग महल। इसी में नोहल लिख लिया, एक सेंटर और लिखो रंग महल। यह है हनुमानगढ़ में। रंग महल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। लिखो उत्खनन करता। स्वीडन की एक डॉक्टर आई थी, डॉक्टर हन्ना रीड।
महिला थी एक स्वीडन की। डॉक्टर हन्ना रीड। डॉक्टर हन्ना रीड कहाँ की थी? स्वीडन। कहाँ का उत्खनन करके गई? रंगमहल। कहाँ का करके गई? रंगमहल। लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस क्या क्या मिले। साक्ष्य, सुनना देखो, मृद भांड बताए थे ना मैंने, आहड़ में काले और लाल रंग के मृद। यहां पे लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, उन पे काले रंग की धारियां हैं। मृद भांड किस कलर का? लाल। रेखाएं किस कलर की? अलग अलग रंगों के, लाल रंग के मिले, इसलिए नाम ये रंग महल। क्या नाम है जगह का? तो किस रंग के है? लाल रंग के। धारियां कैसी है? लिखो, एक नंबर लगा के लिखो। लाल रंग के मृद भांड जिन पर काली रेखाएं बनी हुई है। लाल रंग के मृद भांड जिन पर काली रेखाएं बनी। रेड अर्दनवेयर्स, कवर्ड बाय रेड लाइंस, ब्लैक लाइन सॉरी। लाल रंग के मृद भांड जिन पर काली रेखाएं बनी हुई है। रेड अर्दनवेयर्स कवर्ड विद ब्लैक लाइंस। कौन सी रंग की रेखाओं से कवर किया गया उनको? तो लाल रंग के मृद भांड है, उनपे क्या बनी हुई है? काले रंग की रेखाएं। काले रंग की रेखाएं बनी हुई है। और क्या मिला हमें यहां से? एक मूर्ति मिली है आपकी और मेरी। देखो, गुरु शिष्य की मूर्ति। आइडल ऑफ गुरु शिष्य। गुरु शिष्य की मूर्ति कहां से मिलती है? ये कुषाणों के टाइम से संबंधित है। किसके टाइम से? उधर जब कुषाण थे पंजाब में, तो उनसे संबंधित है। लिख लो, कुषाण काल से संबंधित, रिलेटेड टू कुषाण एरा। कुषाण काल से संबंधित, रिलेटेड टू कुषाण एरा। वापस देखो, एक बात समझना, कुषाणों का राज था पंजाब में। कुषाणों का राज था? गंगानगर हनुमानगढ़ में एक जनपद है, उस जनपद का नाम है अपने योद्धे। क्या नाम है? कुषाण नीचे उतरने का प्रयास कर रहे हैं, तब किससे हार जाते हैं? योद्धे। कुषाणों की मूर्ति कहां से मिल रही है? रंगमहल। रंगमहल कहां पड़ता है? हनुमान। ऑब्वियस सी बात है, जब अटैक वगैरह हुए होंगे तो इन क्षेत्रों में उनका कॉन्टेक्ट रहा होगा, कॉन्टेक्ट रहा तो उनकी मूर्ति मिली होगी। ऐसा माना जाता है, हम क्लियर नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि रंगमहल योद्धे जनपद की राजधानी है। ये जो रंगमहल हनुमानगढ़ वाला है, किसकी राजधानी है? क्लियर नहीं हुए हम, पर ऐसा है कि भाई ये एक बड़ा सेंटर रंगमहल मिला है। यहाँ पे जनपद कौन सा हुआ करता था? योद्धे। इसका मतलब उनकी राजधानी नहीं तो उनका एक बड़ा केंद्र कौन सा रहा होगा? योद्धे। योद्धे जनपद का बड़ा केंद्र कौन सा रहा होगा? रंगमहल। और योद्धियों की लड़ाई चल रही कुषाणों से, इसलिए कुषाणों की चीजें कहां पर मिलेगी अपने को? रंग। तो लड़ाइयां चलती है तो व्यापार वाणिज्य भी होता है, चीजें इधर से उधर भी जाती है, इधर से उधर जाती है। तो यहाँ से एक मूर्ति मिली है, वो मूर्ति किसकी है? तो मौर्योत्तर काल की 3 जानकारियां हैं। एक इंडो ग्रीक राजा ने अटैक किया था, राजा का नाम क्या? मिनांडर। कहां पर अटैक कर गया? माध्यमिका। कहां पर? उनके सिक्के कहां तक मिलते हैं हमें? बेराट। बेराट से उनके कितने सिक्के मिले? 28। भरतपुर में एक सेंटर कौन सा है? नो है। उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल। क्या क्या मिला हमें? लोहा, वासुदेव और हुइस्क के सिक्के और यक्ष की मूर्ति, जिसको हमने क्या कहा? एक सेंटर हमें हनुमानगढ़ में कौन सा मिला? रंगमहल, जहां से कैसे रंगे मृद भांड? लाल, जिन पे कैसी रेखाएं? काली धारियां बनी हुई, और गुरु शिष्य की मूर्ति। ये बात है। चलो आगे लिखते हैं। अगला लिखो भाई, गुप्त काल। गुप्ता जेरा। मौर्यों का मौर्योत्तर काल जब खत्म हुआ तो वापस एक वंश आ गया। उस वंश का नाम क्या? पहले पूरे भारत में मौर्यों का कब्जा था, तब क्या बोलते हैं? मौर्य काल। फिर पूरे भारत में गुप्तों का कब्जा था, इसलिए क्या बोलते हैं? गुप्त काल। बीच में किसी एक वंश का कब्जा रहा ही नहीं, अलग अलग छोटे छोटे वंश आ गए। सुंग आ गए, कुषाण आ गए, शक आ गए, अलग अलग आ गए। इसलिए हमने कहा एक नाम तो दे नहीं सकते, इसलिए हमने दे दिया था मौर्योत्तर काल। क्या दे दिया था? अब वापस पूरे में गुप्त आ गए, इसलिए हमने नाम क्या दे दिया? गुप्त। गुप्त काल का सबसे बड़ा जो सेंटर मिलता है अपने को, वो मिलता है बयाना। कौन सा मिलता है? बयाना कहां पड़ता है? लिख लो, एक नंबर लगा के लिखो, या एक नंबर नहीं लगाओ, सीधा ही लिख लो अपने सेंटर। बयाना, बयाना क्वेश्चन लिख लो, भरतपुर।
गुप्तों में एक बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ, उसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? और भाई साहब समुद्रगुप्त ने पूरा नॉर्थ इंडिया और पूरा साउथ इंडिया जीता था। पूरा नॉर्थ जीत के गया था। और पूरा क्या जीत के गया था? तो पूरा नॉर्थ जीता, तब उसने जीता बयाना। क्या जीता था? तो बयाना पर विजय प्राप्त करने वाला गुप्त राजा कौन है? लिखो। समुद्रगुप्त ने बयाना को जीता। समुद्रगुप्त कनकड़ बयाना, समुद्रगुप्त ने बयाना को जीता था। समुद्रगुप्त कनकड़ बयाना, या समुद्रगुप्त ने बयाना पर अधिकार किया था। समुद्रगुप्त कैप्चर्ड बयाना, कुछ लिख लो। किसने अधिकार किया? समुद्र। बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर। गुप्तों की राजधानी है पाटलिपुत्र। गुप्तों की राजधानी कौन सी है? मौर्यों की भी पाटलिपुत्र थी, गुप्तों की भी राजधानी कौन सी है? पाटलि। क्या पाटलिपुत्र में कोई आदमी बैठ के बयाना पर डायरेक्ट कंट्रोल रख सकता है? बहुत दूर पड़ता है भाई साहब। बिहार में बैठ के भरतपुर पे कंट्रोल। तो समुद्रगुप्त ने कहा मैं एक बंदा छोड़ के जाता हूं, ये बंदा आज के बाद तुम्हें संभालेगा। एक बंदा छोड़ के गया, उस बंदे का नाम था विष्णुवर्धन। क्या नाम था? और ये विष्णुवर्धन वरिक वंश का है। कौन से वंश का है? एक वरिक वंश का बंदा छोड़ के गया, उस बंदे का नाम क्या है? विष्णुवर्धन। किसी भी राजा के नीचे जब दूसरे आदमी जगह संभालते, उनको बोलते थे सामंत। क्या बोलते? या इंग्लिश में इनको कहते हैं फ्यूडल्स। क्या बोलते हैं? या फ्यूडल कहते हैं, फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं। आप यूं मान लो कि समुद्रगुप्त तो है प्रधानमंत्री और विष्णुवर्धन है अशोक गहलोत। भाई बात समझे? एक देश का प्रधानमंत्री है, वो तो दिल्ली बैठा है और उसने अलग अलग इलाके मुख्यमंत्रियों को दे रखे हैं, यही हो गया। तो एक प्रधानमंत्री तो मान लो समुद्रगुप्त है, वो तो कहां पे बैठा है? पाटलिपुत्र। उसने बयाना का इलाका अपने एक बंदे को दे दिया, उस बंदे का नाम क्या है? विष्णुवर्धन। वो कौन से वंश का है? अलग जाति का रहा होगा, अलग वंश का रहा होगा। उसको कहा तू संभाल ले। संभालने का मतलब है यहां से जो भी टैक्स आता है मेरे पास भेज, और मैं तेरे को इसके बदले में तनख्वाह देता रहूंगा। आई बात समझ में? तो विष्णुवर्धन किसका सामंत है? कहां का एरिया दिया गया उसे? विष्णुवर्धन खुद कहां का है? कौन से वंश का है? वरिक। कौन से वंश का है? लिखो, लिखो। वरिक वंश का विष्णुवर्धन समुद्रगुप्त का सामंत था। वरिक वंश का विष्णुवर्धन समुद्रगुप्त का सामंत था। विष्णुवर्धन ऑफ वरिक डायनेस्टी वाज फेडरल लॉर्ड ऑफ समुद्रगुप्त। वरिक वंश का विष्णुवर्धन समुद्रगुप्त का सामंत था। विष्णुवर्धन ऑफ वरिक डायनेस्टी वाज फेडरल लॉर्ड ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का सामंत था, वाज फेडरल लॉर्ड ऑफ समुद्रगुप्त। वरिक वंश का विष्णुवर्धन समुद्रगुप्त का क्या था? इस विष्णुवर्धन ने यहां पर एक मीनार बनवाई, एक पिलर बनवाया। एक पिलर बनवाया, उस पिलर का नाम है भीमलाट। पिलर का नाम क्या है? लाट। लाट का मतलब पिलर होता है। भीम लाट बनवाई, भीम पिलर बनवाया। किसने बनवाया? विष्णुवर्धन। कहां पे? बयाना। कहां पे बनवाया? बयाना। लिखो, विष्णुवर्धन ने बयाना में भीम लाट का निर्माण करवाया। विष्णुवर्धन बिल्ट भीम लाट एट बयाना। विष्णुवर्धन ने बयाना में भीम लाट का निर्माण करवाया। विष्णुवर्धन बिल्ट भीम लाट एट बयाना। विष्णुवर्धन ने बयाना में भीम लाट का निर्माण करवाया। विष्णुवर्धन बिल्ट भीम लाट एट बयाना। बयाना में क्या बनवाया? अच्छा, विष्णुवर्धन कोई भी काम कर रहा है तो किसकी तरफ से कर रहा है? क्योंकि किसका सामंत है? समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त का सामंत यहां पे कोई पिलर बनवा रहा है, इसका मतलब इस बात को तो एकदम मजबूती मिल रही है कि ये इलाका समुद्रगुप्त का है। तो समुद्रगुप्त का कोई बंदा यहाँ पे कुछ बनवाता है, इसका मतलब समुद्रगुप्त का इलाका तभी तो बनवाएगा, और किसी का इलाका होता तो नहीं बनवाता। तो इस भीमलाट का नाम पड़ा समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ। क्या नाम पड़ा? कि समुद्रगुप्त ने इस पर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त ने बयाना को जीता है, इसलिए एक पिलर बनवाया उसके सामंत ने। सामंत का नाम क्या है? विष्णुवर्धन। कौन से वंश का है? क्या बनवा रहा है? भीमलाट। इस भीमलाट को क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ। क्या कहते हैं? लिखो, इसे समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज विक्ट्री टावर ऑफ समुद्रगुप्त। इसे समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज विक्ट्री टावर ऑफ समुद्रगुप्त। इसे समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज विक्ट्री टावर ऑफ समुद्रगुप्त। लिख लो, आगे लिखो। यह राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है।
इट इज फर्स्ट विक्ट्री टावर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। इट इज फर्स्ट विक्ट्री टावर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। इट इज फर्स्ट विक्ट्री टावर ऑफ राजस्थान। अब कोई पूछे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां बनाया गया? बयाना। किसके शासन काल में? समुद्रगुप्त। उसके कौन से सामंत ने? विष्णुवर्धन, जो कि कौन से वंश का था? वरिक वंश का। और इस विक्ट्री टावर का उसने नाम क्या दिया था? भीमलाट। क्या नाम दिया? इस विष्णुवर्धन और वरिक वंश के बारे में पिछले आरएस प्री में 2 बार क्वेश्चन है। 2013 के आरएस प्री में क्वेश्चन था कि बयाना में कौन से वंश ने शासन किया था? वरिक वंश। या ऐसा क्वेश्चन था वरिक वंश का राज कहां पे था? कहां पे था? बयाना। लास्ट वाले के अंदर था कि विष्णुवर्धन ने भीमलाट का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? तो किस स्थान पर करवाया? याद रह जाएगी बात कि बयाना गुप्तों का मुख्य अड्डा है। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? क्योंकि वहां समुद्रगुप्त का क्या है? समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ है। या उसको क्या बोलते हैं? विष्णुवर्धन की भीमलाट। विष्णुवर्धन कौन से वंश का था? अच्छा, और क्या पता हमें कि भाई ये जगह गुप्तों की? तो एक और बड़ी जोरदार चीज, आजादी से 1 साल पहले की बात है। कब की बात है? आजादी से 1 साल पहले की बात है। भरत, तब तक बयाना में भरतपुर आ गया, अपने भरतपुर का राजा बनने लगे। भरतपुर में राजा साहब हुए ब्रिजेंद्र सिंह। क्या नाम है? वो बयाना के एकदम पास में एक जगह है नगला छेल। कौन सी जगह? नगला छेल नाम की बयाना के एकदम एक पास से जगह पड़ती है। वहां नगला छेल नाम की जगह पे शिकार खेलने के लिए गए। क्या खेलने के लिए गए? राजा के घोड़े दौड़ रहे हैं लगातार वहां पे, और अचानक एक घोड़ा का पैर लगा और नीचे से आवाज आई टन, एकदम जमीन एकदम उधड़ी और वहां से टन की सी आवाज आई। जमीन अंदर चली गई यार, और ये टन टन कुछ बज रहा है यहाँ पे। खोदा उसको, खोदा का तो एक मटका निकला। क्या निकला? गुप्तों के 1921 सिक्के। भारत में गुप्तों के सबसे अधिक सिक्के यदि किसी जगह से मिले हैं तो बयाना। कहां से मिले हैं भाई? गुप्तों के सिक्के अलग अलग जगह से, खूब सारी जगह से मिले होंगे, लेकिन सबसे अधिक सिक्के कहां से मिले हैं? इसका मतलब बयाना गुप्तों का बड़ा अड्डा है। वरना इतने सिक्के यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब बयाना इस क्षेत्र में गुप्तों की राजधानी है। राजधानी में तो उनके पास सिक्के रहे होंगे। तो कोई पूछे कि गुप्तों के सबसे अधिक सिक्के भारत में कहां से मिलते हैं? बयाना। एग्जैक्टली जगह पूछना चाहिए तो कौन सी? तो नगला छेल भी लिख लो, कोष्टक में क्या लिख लो अपने? बयाना। क्यों? राजस्थान वाले पेपर में नगला छेल भी पूछ ले, वो कोई लिख लो। नगला छेल नामक स्थान से, फ्रॉम प्लेस नेम्ड नगला छेल, कोष्टक में बयाना लिख लेना। नगला छेल नामक स्थान से, फ्रॉम प्लेस नेम्ड नगला छेल। नगला छेल नामक स्थान से हमें गुप्त सिक्कों का एक ढेर प्राप्त होता है। वी गेट गुप्ता कॉइन्स होल्ड। हमें गुप्त सिक्कों का ढेर प्राप्त होता है। वी गेट गुप्ता कॉइन्स होल्ड। हमें गुप्त सिक्कों का ढेर प्राप्त होता है। वी गेट गुप्ता कॉइन्स होल्ड। हमें गुप्त सिक्कों का ढेर प्राप्त होता है। वी गेट गुप्ता कॉइन्स होल्ड। याद रहेगी बात है ना? तो अब कोई पूछे कि बयाना गुप्त काल में गुप्तों का मुख्य सेंटर था, आप कैसे बता सकते हो? तो आप कहना कि समुद्रगुप्त ने यहां पर विजय स्तंभ बनवाया था, जिसे विष्णुवर्धन की भीमलाट भी कहा जाता है। और हमें गुप्तों के भारत में सबसे अधिक सिक्के किसी एक पर्टिकुलर जगह से मिले, तो वो जगह कौन सी है? बयाना कर दो, और बयाना ऑप्शन में नहीं हो तो क्या मान लो आपने? तो जो ऑप्शन के अंदर उसके हिसाब से कर लो, पल्ले पड़ जाएगी बात है। और बयाना से ये तो गुप्तों की जानकारी है। उस गुप्तों के अलावा और क्या जानकारी मिलती है अपने को यहां से? जब गुप्तों का राजन खत्म हुआ था अपने, तब अपने यहां पे इस इलाके में एक वंश का और राज आया था, प्रतिहार। कौन से वंश का राजा आया था? प्रतिहारों में कोई एक राजा हुए जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। क्या नाम है राजा का? कौन से वंश के? क्या नाम है उनका? इन राजा की एक रानी भी, उस रानी का नाम है चित्रलेखा। क्या नाम है रानी का? कौन से राजा की रानी? लक्ष्मण सेन कौन से वंश का है? इस रानी चित्रलेखा ने यहां पर एक मंदिर बनवाया, उषा मंदिर। कौन सा मंदिर? किसने? कौन सा मंदिर बनवाया? लिखो आप, फिर मैं समझाता हूं, एक लाइन चेंज करके लिखना। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने, चित्रलेखा क्वीन ऑफ प्रतिहार किंग लक्ष्मण सेन। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने, चित्रलेखा क्वीन ऑफ प्रतिहार किंग लक्ष्मण सेन। प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने, चित्रलेखा क्वीन ऑफ प्रतिहार किंग लक्ष्मण सेन, चित्रलेखा ने
बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट उषा टेम्पल एट बयाना। बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट उषा टेम्पल एट बयाना। बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट उषा टेम्पल एट बयाना। बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? चित्रलेखा। किसने करवाया? चित्रलेखा। कौन सा मंदिर? उषा मंदिर। चित्रलेखा किसकी रानी है? लक्ष्मण सेन कौन से वंश का है? बाद में, गुप्तों की बहुत बाद की जाके बात। अब सुनना देखो, भगवान कृष्ण वे, भगवान कृष्ण के पोते वे, उन पोते का नाम है अनिरुद्ध। भगवान कृष्ण के पोते का नाम क्या है? क्या नाम था? अनिरुद्ध की रानी का नाम है उषा। अनिरुद्ध की रानी का नाम क्या है? ये उस उषा का मंदिर है। आप यूं देखो, उषा मंदिर तो उषा कौन सी देवी है? सुनी कभी? भाई करणी माता, जीर्ण माता, बाकी सब सुनी, उषा माता थोड़ी सुनी है। तो उषा कौन है? अनिरुद्ध की रानी। किसकी रानी है? अनिरुद्ध कौन है? भगवान कृष्ण के पोते। भगवान कृष्ण के पोते का नाम क्या है? अनिरुद्ध की रानी का नाम? उनका मंदिर कहां पे है? कौन बनवा रही है? चित्रलेखा किसकी रानी है? जो कि कौन से वंश का है? पहले बड़ी बात, भगवान कृष्ण के पोते का नाम क्या है? अनिरुद्ध की रानी का नाम क्या है? अब एक और सुनना, भगवान कृष्ण के पोते हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की रानी का नाम क्या है? उषा। वो जो भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध थे, जिनकी रानी उषा थी, उस उषा की एक खास सहेली थी, उस सहेली का नाम था चित्रलेखा। उषा की सहेली का नाम क्या था? अब वो तो हो हुआ के मर गए। बाद में, बहुत बाद में जाके अपने प्रतिहार राजा में लक्ष्मण सेन, उनकी रानी का नाम क्या है? और चित्रलेखा ने पुरानी किताबों में पढ़ा कि किसी टाइम मेरे नाम की एक बंदी थी चित्रलेखा, और उसकी सहेली का नाम क्या था? उषा। तो उसने कहा अपने बनवाएंगे उषा मंदिर। इस चक्कर में बनवा गई। मेरे नाम की हुई थी कोई चित्रलेखा, और उसकी सहेली का नाम क्या था? उषा। तो मैं यहाँ पे क्या बनवा दूंगी? उषा। पहले बड़ी बात है, याद नहीं रखनी, यूं दिमाग में रख लेना आपने तो, कि अनिरुद्ध की रानी का नाम क्या है? उषा, और ये उनका मंदिर बना उषा मंदिर। ये उषा मंदिर बनवा के गई चित्रलेखा अपने। बाद में जब मुसलमानों का राज आया दिल्ली में, तो इस उषा मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी। तो यहाँ पे हो गई उषा मस्जिद। क्या हो गई? फिर भरतपुर में जब जाटों का राज आया, उन्होंने वापस मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया। तो अब यहाँ पर क्या है? उषा मंदिर। तो ये बेचारा उषा मंदिर, उषा मस्जिद, उषा मंदिर। पहले क्या था? उषा मंदिर, फिर उषा मस्जिद, फिर तो चेंज होता और होता रहा। पर जो पर्टिकुलर शुरुआत का मंदिर था, वो स्पेसिफिक मंदिर कौन बनवा के गई थी? चित्रलेखा। किसकी रानी है? लक्ष्मण सेन कौन से वंश का है? उषा किसकी रानी थी? अनिरुद्ध किसके पोते हैं? याद रहेगी अब सारी बातें? चलो, ये बयाना के अंदर इतनी सारी बातें कौन कौन सी है दोबारा बताओ देंगे। बयाना के अंदर समुद्रगुप्त का क्या है? विजय स्तंभ, जो कि किसने बनवाया? विष्णुवर्धन। उसे और क्या कहते हैं? भीमला। गुप्तों के सबसे अधिक क्या मिले हमें यहाँ से? सिक्के। और प्रतिहार रानी चित्रलेखा ने यहाँ पर क्या बनवाया? फिर बयाना अपने मिडाइवल एरा के अंदर, बयाना खेती के लिए बहुत फेमस रहा। नील की खेती। किसकी खेती के लिए? कोई पूछे कि भाई भारत में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह थी, तो कौन सी थी? यही लिख लो अपने स्टार लगा के नीचे अलग से एक लाइन। मध्यकाल में, इन मिडिवल एरा, मध्यकाल में इन मिडिवल एरा, बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना वॉज फेमस फॉर इंडिगो एग्रीकल्चर। बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना वॉज फेमस फॉर इंडिगो एग्रीकल्चर। बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना वॉज फेमस फॉर इंडिगो एग्रीकल्चर। बयाना किसके लिए फेमस था? नील की खेती के लिए। बयाना की सारी बातें याद रहेगी। अब 2 नंबर लिखो इसमें, गुप्त काल में लिखो बड़वा अभिलेख। बड़वा 12 में एक जगह पड़ती है। कौन सा अभिलेख है बताओ देखिए? बड़वा अभिलेख। बड़वा कहां पे पड़ता है? 12। एक अभिलेख मिला हमें बड़वा से। इसमें हमें एक और नए वंश की जानकारी मिलती है। वंश का नाम है मोखरी। कौन सा वंश है? तो कौन से वंश की जानकारी मिलती है? लिख लो। इस अभिलेख से मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोखरी डायनेस्टी। इस अभिलेख से मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोखरी डायनेस्टी। इस अभिलेख से मोखरी वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश की जानकारी मिलती है? मोखरी।
इस अभिलेख से मोखरी वंश की जानकारी मिलती। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोखरी डायनेस्टी। सुनना देखो, एक वो मोखरी वंश का एक बंदा, उसका नाम है महासेनापति बल। क्या नाम है? महासेनापति बल। वो महासेनापति बल यहाँ पे एक यज्ञ करवाता है। क्या करवाता है? यज्ञ समझते हो ना? अच्छा, यज्ञ में अग्निकुंड बनेगा। अग्निकुंड के कितने कोने होंगे? 4। उसने अग्नि ये करवाने के बाद में इन चारों जगह पे 4 पिलर लगवा दिए। चारों जगह पे क्या लगवा दिए? 4 पिलर लगवा दिए। उन पे चारों पिलरों पे लिखवाया उसने कि मैंने यज्ञ करवाया। पर वो जो 4 पिलर लगवाए में, उनमें 3 के ऊपर लेख है, 3 के ऊपर लिखवाया हुआ है कुछ ना कुछ, एक खाली है। तो मुझे याद है एक बार आरपीसी का सवाल था कि हमें बड़वा से कितने पिलर प्राप्त होते हैं? 4। उनमें लेख कितने पे? एक पिलर क्या है वहां पे? खाली। पिलर कितने? लेख कितने पे लिखा? देखो, यहां से हमें 4 स्तंभ प्राप्त होते हैं। वी गेट 4 पिलर्स फ्रॉम हियर। यहां से हमें 4 स्तंभ प्राप्त होते हैं। वी गेट 4 पिलर्स फ्रॉम हियर। यहां से हमें 4 स्तंभ प्राप्त होते हैं। वी गेट 4 पिलर्स फ्रॉम हियर, जिनमें से 3 लेख युक्त है। इन विच 3 आर एनग्रेव्ड, जिनमें से 3 लेख युक्त है। इन विच 3 आर एनग्रेव्ड। 3 क्या है? पिलर कितने? लेख कितने पे? कौन से वंश का लेख? मोखरी। कौन से वंश का? ऐसा कौन से अभिलेख में? बड़वा। बड़वा कहां पे? याद रहेगी सारी बात। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगाना इसके। तीसरी जगह लिखो बाडोली। बाडोली पड़ता है भाई चित्तौड़गढ़ में। बाडोली। बाडोली कहां पर है? चित्तौड़गढ़। वापस सुनो, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि चीनी यात्री हवेनसांग बताता है कि बेराठ में बौद्धों के क्या थे? 8 मठ। उनको कौन तुड़वा गया? मिहिर कुल। कौन तुड़वा गया? कौन से वंश का था? हूण। हूणों का राजा, उसका नाम क्या है? मिहिर कुल। और उसने उनको तुड़वा दिया। मैंने अभी बताया कि जो किसके भक्त होते हैं वो बौद्धों के मंदिर तोड़ते हैं। जो शिव जी के भक्त होते हैं वो बौद्धों के मंदिर तोड़ते हैं। तो बौद्धों के मंदिर कौन तोड़ रहा है? मिहिर कुल। कौन से वंश का? इसका मतलब किसका भक्त है? किसका भक्त है? उसने, हाँ, जी मैं आगे नहीं बनती तब बौद्ध राजाओं के साथ लड़ाइयां बढ़ाई। अभी तो वो जहां गए वहां बौद्धों के मंदिर तोड़ दिए, क्योंकि उस टाइम अपने बौद्धों के राजा ज्यादा थे। तो उधर से कोई शिव को मानने वाले आक्रमण करे, उन्होंने तोड़ दिए। तो हूणों के बारे में ऐसी खूब सारी बातें। तो वो जो मिहिर कुल है, उस मिहिर कुल ने यहाँ पे शिव जी का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? मिहिर कुल कौन से वंश का है? हूण। किस वंश का है? तो मिहिर कुल बेराठ के बौद्धों के मंदिर तो तुड़वा गया और बाडोली में शिव जी का मंदिर बनवा गया। लिख लो, हूण राजा मिहिर कुल ने, हूणा किंग मिहिर कुल, हूण राजा मिहिर कुल ने हूणा किंग मिहिर कुल, हूण राजा मिहिर कुल ने यहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ड शिव टेम्पल हियर। यहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ड शिव टेम्पल हियर। यहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? शिव मंदिर का। 3 जगह पढ़ लिया हमने अभी। कौन कौन सी 3 जगह पढ़ ली गुप्तकाल की? बताओ। बयाना, बड़वा, बाडोली। 3 कौन कौन सी बताओ? बयाना, बड़वा, ट्रिपल बी। बयाना, बड़वा। बयाना किसके लिए फेमस? गुप्तों के लिए। बड़वा किसके लिए फेमस? मोखरियों के लिए। और आपकी बाडोली किसके लिए फेमस? मिहिर कुल। किसके लिए फेमस? कितनी जगह पढ़ ली? चौथी लिखो। चौथी जगह का नाम ये 4 चौमा। क्या नाम है? अब कहा जब 4 नंबर है तो फिर 4 चौमा ही होगी। 4 चौमा कोटा में है भाई। 4 चौमा कहां पर है? कोटा। यहां पर भी हमें गुप्तों के टाइम का एक शिव मंदिर मिला है। क्या मिला है? लिख लो, यहां पर गुप्तकालीन शिव मंदिर बना हुआ है। ए शिव टेम्पल ऑफ गुप्ता एरा इज लोकेटेड हियर। यहां पर एक गुप्तकालीन शिव मंदिर बना हुआ है। ए शिव टेम्पल ऑफ गुप्ता एरा इज लोकेटेड हियर। यहां पर एक गुप्तकालीन शिव मंदिर बना हुआ है। ए शिव टेम्पल ऑफ गुप्ता एरा इज लोकेटेड हियर। 4 चीजें बताओ। देखे 3 तो ट्रिपल बी। बताओ कौन कौन सी? बयाना, बड़वा, बाडोली।
बयाना किसके लिए फेमस? गुप्तों के लिए। बड़वा किसके लिए? मौखरियों के लिए। बारडोली किसके लिए? मिहिर कुल। चौथी जगह कौन सी है? चारचौमा। चारचौमा में क्या मिला है? शिव मंदिर। कौन से पीरियड का? गुप्त काल। अगला पीरियड लिखो, गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता जेरा। गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता जेरा। उत्तर, उत्तर का मतलब होता है बाद में, गुप्तों के बाद का काल, इसलिए क्या बोलते हैं? गुप्तोत्तर। यह इसका एक नाम और है, लिखो पूर्व मध्यकाल, प्री मिडाइवल एरा। पूर्व मध्यकाल, प्री मिडाइवल एरा, पोस्ट गुप्ता जेरा, या क्या कहते हैं इसको? प्री मिडाइवल एरा। यह इसी का एक नाम और है, राजपूत काल, लिखो राजपूत एरा। राजपूत काल, यह क्या नाम है? राजपूत एरा। या इसी का एक नाम और है, त्रिपक्षीय संघर्ष का काल, ट्राई पार्टी स्ट्रगल एरा। ट्राई पार्टी स्ट्रगल एरा, त्रिपक्षीय संघर्ष का काल। मैं समझा दूंगा अभी सारे। ट्राई पार्टी स्ट्रगल एरा कौन कौन से बताओ देखे? गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, राजपूत काल, त्रिपक्षीय संघर्ष का काल। दोबारा बताओ देखे, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, राजपूत काल और त्रिपक्षीय संघर्ष काल। देखो चारों चारों का अलग अलग पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद में, गुप्तों के मध्यकाल की शुरुआत भारत में वहां से मानी जाती है जब भारत में मुसलमानों का राज आ गया था। क्या गया था? भारत में एक बड़ा वंश था गुप्त, गुप्तों के बाद से लेके और जब तक मुसलमान नहीं आ गए थे, ये जो बीच का टाइम है अपना, इस बीच के टाइम को आप ये बोल सकते हो गुप्तों के बाद में, तो आप क्या कर दो? गुप्तोत्तर। आपको दो मुसलमानों से पहले, तो आपको दो पूर्व मध्यकाल। अरे बस दो नाम तो हो गए आपके, कौन कौन से? पोस्ट गुप्ताज, प्री मिडाइव, या तो उसके बाद में या इससे पहले। ये जो बीच में वंश रहे थे ये ज्यादातर राजपूत वंश थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया? क्या नाम पड़ गया? इन राजपूत वंशों में तीन वंश थे जो आपस में लड़ पड़े। एक था प्रतिहार, एक था पाल, एक थे राष्ट्रकूट। कौन कौन तीन वंश? प्रतिहार, पाल और कौन कौन से? प्रतिहार। वो तीन आपस में लड़े, इसलिए नाम पड़ गया त्रिपक्षीय संघर्ष। आगे बात समझे? गुप्तों के बाद इसलिए क्या बोलते हैं? मुसलमानों से पहले इसलिए, राजपूतों का टाइम इसलिए, तीन आपस में लड़े इसलिए। वो तीन कौन कौन लड़े? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट। कौन कौन लड़े? प्रतिहार। आगे पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे अपने, पर ये चार नाम तो याद रहेंगे। कोई पूछेगा इस काल को गुप्तोत्तर काल क्यों कहा जाता है? गुप्तों के बाद। इसे पूर्व मध्यकाल क्यों कहते हैं? मुसलमानों से पहले। इसे राजपूत काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादातर जो वंश थे वो कौन थे? राजपूत। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का काल क्यों कहते हैं? तीन बड़ी शक्तियां आपस में लड़ी थी। कौन कौन सी तीन शक्तियां? प्रतिहार, पाल और राष्ट्र। इस काल का अपने राजस्थान का कोई एक बड़ा सेंटर मिला तो वो मिला भीनमाल। क्या मिला? लिखो, एडिंग डालो, भीनमाल। भीनमाल पड़ता है भाई जालोर, कॉस्टम लिख लो, जालोर। भीनमाल कहां पर है? और भीनमाल में इस काल के अंदर एक वंश का कब्जा था, उस वंश का नाम है चावड़ा। कौन सा वंश था? चावड़ा राजपूतों का शासन था। इन चावड़ाओं की जानकारी हमें एक अभिलेख से मिलती है, उस अभिलेख का नाम है बसंतगढ़। कौन सा अभिलेख है? बसंतगढ़ पड़ता है सिरोही में। कहां पड़ता है? तो अब कोई पूछे भीनमाल में कौन से वंश का शासन था, चावड़ाओं की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? लिख लो, यहां चावड़ा राजपूतों का शासन था। चावड़ा राजपूत रूल्ड हियर। यहां कहां? भीनमाल। यहां चावड़ा राजपूतों का शासन था। चावड़ा राजपूत रूल्ड हियर। यहां चावड़ा राजपूतों का शासन था। चावड़ा राजपूत रूल्ड हियर। बसंतगढ़ अभिलेख से चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चावड़ा डायनेस्टी।
बसंतगढ़ अभिलेख से चावड़ा राजाओं की जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चावड़ा डायनेस्टी। बसंतगढ़ अभिलेख से चावड़ा राजाओं की जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट चावड़ा डायनेस्टी। बसंतगढ़ अभिलेख से कौन से वंश की जानकारी मिलती है? चावड़ा, चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है। और सुनो देखो, इन चावड़ा राजाओं के टाइम में दो बहुत महान विद्वान अपने यहां पर हुए। एक कवि हुए जिन कवि का नाम है माघ। क्या नाम है? एक पोइट हुए जिन पोइट का नाम क्या है? माघ। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए अपने जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। कौन है? कौन से राजाओं के टाइम में हुए? चावड़ा। कहां पर हुए? भीनमाल। तो चावड़ा राजाओं ने इन दो विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। क्या प्रदान किया? मतलब इनको अपने नियंत्रण में रखा, भाई पैटर्नस दिया इनको, अपने दरबार के अंदर रखा। लिखो लिखो, चावड़ा राजाओं ने, चावड़ा किंग्स, चावड़ा राजाओं ने, चावड़ा किंग्स, चावड़ा राजाओं दो महान विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। गिव पैटर्नस टू ग्रेट स्कॉलर्स, गिव पैटर्नस टू टू ग्रेट स्कॉलर्स। दो महान राजाओं, दो महान विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। गिव पैटर्नस टू टू ग्रेट स्कॉलर्स। दो महान विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। दोनों के नाम लिखो, एक और दो लगा के लिखो, कवि माघ और ब्रह्मगुप्त। पोइट माघ एंड ब्रह्मगुप्त, दो महान विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। कौन कौन से बताओ देखे? कवि माघ और ब्रह्मगुप्त। कौन कौन से राजाओं को? कवि माघ और दूसरा कौन आपके? मैं बताऊंगा क्या क्या किया था इन्होंने, अपने एक बार नाम याद रखो। क्या क्या नाम है? कवि माघ और ब्रह्म। कवि माघ बहुत बड़े कवि हुए थे। आज भी आप जब भीनमाल जाएंगे तो बाहर बोर्ड लगाएगा, माघ नगरी भीनमाल में आपका स्वागत है। कौन सी नगरी? कि कवि माघ यदि कहीं विराजते थे तो वो नगरी कौन सी है? भीनमाल। इसी भीनमाल में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम क्या है? ब्रह्मगुप्त। इन्हीं के टाइम में चावड़ा जब राज कर रहे थे, इन्हीं के टाइम में यहाँ पे भटकता भटकता आ गया था अवेनसांग। कौन आ गया था? मैंने कहा ये वो बौद्धों की जो जो जगह थी वहां जा रहा था, भीनमाल में भी बौद्धों की जगह थी, इसलिए यहां पर आ गया वो। और उसने भीनमाल को कहा पी लो मोलो। क्या कहा? अब वो चाइनीज भाषा में जहां जहां गया अपनी बुक में उसने नाम लिखे, तो कहता मैं पी लो योतोलो गया था, और उसके बाद में गया था पी लो मोहलो। तो पी लो योतोलो तो हमने कहा कौन सी जगह है? बेराट। और पी लो मोलो कौन सी जगह है? लिख लो, लाइन चेंज कर लिखो। चावड़ा राजाओं के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चावड़ा किंग्स, चावड़ा राजाओं के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चावड़ा किंग्स, चावड़ा राजाओं के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ चावड़ा किंग्स, हवेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हवेनसांग विजिटेड भीनमाल। हवेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हवेनसांग विजिटेड भीनमाल। हवेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हवेनसांग विजिटेड भीनमाल। तथा उसने भीनमाल को पी लो मोलो कहा था, एंड ही कॉल्ड भीनमाल पी लो मोलो। तथा उसने भीनमाल को पी लो मोलो कहा था, एंड ही कॉल्ड भीनमाल पी लो मोलो। क्या कहा था भीनमाल को? पी लो मोलो। किसने? भीनमाल किसकी राजधानी है? चावड़ाओं की। चावड़ाओं की जानकारी कौन से अभिलेख से? बसंतगढ़। चावड़ाओं के टाइम में दो विद्वान कौन कौन हुए? माघ और ब्रह्मगुप्त। चावड़ाओं के टाइम में यात्री कौन आके गया था? हवेनसांग। उसने भीनमाल को क्या कहा था? पी लो मोल। फिर चावड़ाओं को हरा के यहां पर कब्जा कर लेते हैं प्रतिहार। कौन कब्जा कर लेते हैं? लाइन चेंज कर लिखो। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन प्रतिहार वंश ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया था। प्रतिहार डायनेस्टी कैप्चर्ड भीनमाल। प्रतिहार वंश ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया था। प्रतिहार डायनेस्टी कैप्चर्ड भीनमाल। प्रतिहार वंश ने भीनमाल पर अधिकार कर लिया था। प्रतिहार वंश ने भीनमाल पर क्या कर लिया था? भीनमाल के बारे में गजब जानकारी है कि भीनमाल में उस समय बहुत अच्छे से स्कूल थे, तो लोग बाहर से पढ़ने के लिए कहाँ आया करते थे? भीनमाल। लिखो, भीनमाल एक विद्या का केंद्र था। भीनमाल वो जो स्टडी सेंटर, भीनमाल एक विद्या का केंद्र था। भीनमाल वो जो स्टडी सेंटर। भीनमाल एक विद्या का केंद्र था।
भीनमाल वो जो स्टडी सेंटर। तो बाद में सरकार ने कहा यार पुरानी जगह है, इसका उत्खनन करवाया जाए, तो लिखो उत्खनन करता, एक्सकेवेटर, उत्खनन करता एक्सकेवेटर। वही हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा रतन चंद्र अग्रवाल, और कोई मिले नहीं मिले तो आरसी अग्रवाल। कौन है? लिखो एविडेंस क्या क्या मिले, लिखो साक्ष्य, सुनना देखो साक्ष्य। एक सुराही मिली है हमें यहां से, यूनान की सुराही मिली है, इसके 2 हैंडल है। कितने हैंडल है? सुनना दो, सारी बातें बताता हूं। सुराही एक बर्तन होता है जो ऊपर से पतला होता चला जाता है, नीचे से मोटा थोड़ा, ऊपर से एकदम यूं पतला लंबा 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 होता चला जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? इसलिए किसी की लंबी गर्दन होती है तब बोलते हैं सुराहीदार गर्दन। कैसी गर्दन? सुराही। तो सुराही एकदम ऊपर से लंबा होता चला जाता। तो एक बर्तन मिला है पानी का, सुराही टाइप का बर्तन है, इसके दोनों हाथ में, दोनों साइड में क्या लगे हुए? हैंडल। हमने कहा ऐसे 2 हैंडल वाले बर्तन अपने होते नहीं थे, तो फिर हमने कहा ये बर्तन कहां से आया होगा? यूनान। कहां से आया होगा? तो एक ग्रीक डबल हैंडल्ड सुराही हमें कहां से प्राप्त होती है? भीनमाल। कहां से प्राप्त होती है? आहड़ से। तो एक बर्तन मिला, इसमें हत्या ही नहीं, वो तो ईरान का है। भीनमाल से एक बर्तन मिला, इसके दोनों साइड में क्या लगे हुए? हत्ते। ये कहां का है? लिखो ग्रीक डबल हैंडल्ड सुराही, यूनानी 2 हत्थी सुराही। ग्रीक डबल हैंडल्ड सुराही, यूनानी 2 हत्थी सुराही। एक चीज और मिली है, लिखो रोमन एम्फोरा। रोमन एम्फोरा क्या मिला? रोम। रोम का है। एम्फोरा बर्तन होता है, इसमें दारू पिया करते थे। सूरा पात्र पैक लेने के लिए 90 ml का ढंगा पटियाला पैक बना लो। ऐसा क्या मिला यहां पर? एक एम्फोर। तो 2 चीजें मिलती है। क्या क्या मिलती है बताओ देखे? यूनानी 2 हत्थी सुराही और रोमन एम्फोर। कहां से? कहां से मिलता है? भीनमाल। भीनमाल कहां पड़ता है? उत्खनन किसने किया? आरसी अग्रवाल। कौन से राजपूतों की राजधानी थी? चावड़ों की जानकारी कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? बसंतगढ़। इनके टाइम में 2 विद्वान कौन कौन हुए? कवि माघ और ब्रह्मगुप्त नाम के विद्वान हुए। कौन चीनी यात्री आके गया? उसने भीनमाल को क्या कहा था? पी लो मोल। और बाद में भीनमाल पे कब्जा किसने कर लिया था? और भीनमाल किस चीज के लिए फेमस था? विद्या, शिक्षा का केंद्र था। जैसे आज अपने कोटा में पढ़ने के लिए भारत में दूर दूर से लोग आते हैं, वैसे उस समय पढ़ने के लिए कहां आते थे? भीनमाल। कहां आते थे? कौन से काल का केंद्र है ये? गुप्तोत्तर काल। कौन से काल का? अभी तो नाम याद करवाए। कौन कौन से बताओ देखे? गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, राजपूत काल, त्रिपक्षीय संघर्ष। बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके आना।